हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने ला रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक शानदार गाथा। मैंने मारा ध्रुव को, एक शानदार कॉमिक्स। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्सों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मारा ध्रुव को। इस कॉमिक विशेषांक के साथ ध्रुव का एक आकर्षक स्टिकर मुफ्त। ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, ध्रुव के दोस्त और दुश्मनों से भरा हुआ। सुपर कमांडो ध्रुव मारा गया, एक महान गाथा का अंत हो गया। मुसीबतों को खुशहाली में बदल देने वाला शख्स, मजबूरों और कमज़ोरों के बाजुओं की ताकत, जुल्म का कट्टर दुश्मन और अपराधियों का काल बनकर उनके लिए मौत का फरमान लिखने वाली हस्ती आज आज चिता के उस पार जा चुकी है। कैसे मरा ध्रुव यह कोई नहीं जानता। यह खबर पूरी तरह से दबा दी गई है। जानता है तो सिर्फ एक शख्स, वह खलनायक या खलनायिका जिसने मारा है ध्रुव को। पर वह है कौन, जानना मुश्किल ही नहीं असंभव लगता है, क्योंकि हर बड़ा अपराधी यह दावा कर रहा है कि मैंने मारा ध्रुव को। ये सब झूठ बोल रहे हैं, बक रहे हैं, अपने आप को महान सिद्ध करना चाहते हैं। ध्रुव की जान इन हाथों ने ली है, ग्रैंड मास्टर रोबो के हाथों ने। जानना चाहते हो किस तरह? इस तरह तरह हर खलनायक यही दावा कर रहा है, रोबो कड़ाक। लेकिन मुझ पर वार करने की कोशिश मत करो, मुझको तुम छू भी नहीं सकते। वैसे ही मैं तुम्हारा ना दुश्मन हूँ ना ही दोस्त। कड़ाक। कौन हो तुम? मैं हूँ कंकाल तंत्र, एक महान योद्धा। मेरा शौक है हर युग में जाकर उस युग के योद्धाओं को मात देना। कहाँ से आया हूँ यह बताने की कोशिश अगर करूँगा तो भी तुम ये समझ नहीं पाओगे। बस इतना जान लो कि मैं यहाँ पर आया हूँ उस युग के महान वीर सुपर कमांडो ध्रुव को मात देने, उस शौर्य की जीती जागती मूर्ति को मात देने जिसको आज तक कोई झुका नहीं पाया है। लेकिन मेरे यहाँ तक पहुँचने से पहले ही वह अजय योद्धा मारा गया। और यह जानना चाहता हूँ कि उसे किसने मारा ध्रुव को। वैसे तो हर छोटा मोटा खलनायक भी यही दावा कर रहा है, लेकिन इस युग में सिर्फ 8 ही ऐसे महाखलनायक हैं जो ये काम करने की क्षमता रखते हैं, और तुम उनमें से एक हो, ग्रैंड मास्टर रोबो। और मैंने एक अपराध अदालत बिठाई है जिसमें हर महाखलनायक अपना दावा पेश करेगा। सच झूठ का फैसला मैं करूँगा। जिसका दावा सही पाया जाएगा उसको मैं दूंगा पूरी पृथ्वी का राज्य करने की शक्ति। वह बनेगा परम खलनायक। तुम दोगे शक्ति मुझे? हा हा हा। मेरी शक्तियों के सामने तुम्हारी पृथ्वी की सारी शक्तियाँ तुच्छ हैं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, दौलत के ढेर लगा सकता हूँ, सोना एक इशारे में किसी भी चीज़ को हवा में मिला सकता हूँ। कड़ाक। तुमको भी? बस मैं समझ गया, मैं चलने को तैयार हूँ। तो फिर आओ, बाकी खलनायक हमारा इंतजार कर रहे हैं। दुर्गम पहाड़ियों की वह चोटी जहाँ पर हेलीकॉप्टर तक नहीं जा सकता, बादलों और कुहासे से ढकी हुई वह चोटी, और उस चोटी की गुफा के अंदर बैठी थी कंकाल तंत्र की क्राइम कोर्ट, जिसमें मौजूद थे इस दुनिया के 8 महानतम खलनायक, और मौजूद थे पूरी दुनिया के माफिया बॉस जो सिर्फ उसी माँ खलनायक की अधीनता स्वीकार करने को तैयार थे जिसने ध्रुव का खात्मा किया था। सभी बेताब थे अपने आप को ध्रुव का हत्यारा सिद्ध करने के लिए, ताकि पा सकें परम खलनायक का खिताब और हासिल कर सकें पूरी दुनिया पर राज करने की शक्ति। शांति। हर महाखलनायक को अपना पूरा पक्ष प्रस्तुत करने की उदाहरण दी जाएगी, और उनसे जिस जिरह करेगा मेरा रोबोट बायोट्रॉन। इसके अंदर पूरी पृथ्वी की सारी जानकारी भरी हुई है, इसलिए सावधान, तुम्हारे किसी भी झूठ को यह तुरंत पकड़ सकता है। अब मैं प्रथम महाखलनायक को अपनी शौर्य गाथा सुनाने के लिए आमंत्रित कर देता हूँ, श्रीमान ध्वनिराज। पहली गवाही। ध्वनिराज, मैंने मारा ध्रुव को। गुफा में छा गई शांति। एक और खड़खड़ाहट मशीन आवाज़ ने भंग कर दिया। श्रीमान ध्वनिराज, हमने आपके द्वारा पहले ही दिए गए लिखित बयान को पढ़ लिया है, फिर भी आपके मुख से आपकी शौर्य गाथा का विवरण सुनना चाहते हैं, ताकि सभा में उपस्थित सभी खलनायक आपके पराक्रम को जान सकें। बताइए, आपने महान योद्धा ध्रुव का अंत कैसे किया? अपनी पराध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों से। ध्वनिराज का एक भी वार भी नहीं सह सका वह हाड़ मास का शैतान। लेकिन मेरी कहानी बहुत पहले से शुरू होती है, कई महीनों पहले। तब मैं नारका जेल में रहा करता था। राजनगर में अपनी ध्वनि तरंगों से धूल में मिलाने की धमकी देकर 50 करोड़ रुपए हासिल करने का मेरा प्लान धूल में मिल चुका था। मेरी अल्ट्रासोनिक तोप अब किसी कबाड़ घर में शोभा बढ़ा रही थी, और यह सब सिर्फ एक शख्स के कारण हुआ था, सुपर कमांडो ध्रुव के कारण। मेरे दिल में धधकती बदले की आग की लपटें आसमान को छू रही थीं, लेकिन मैंने उस बदले की भावना को थोड़े समय के लिए दबा लिया था, क्योंकि उस वक्त मुझे अपनी लिए एक अत्यंत शक्तिशाली अल्ट्रासोनिक ब्लास्टर का निर्माण करना था, और इसके लिए मुझे ज़रूरत थी पैसों की, और पैसे मिलते हैं बैंक में। आज बैंक में कितना कैश आया? गद्रे 3 लाख रुपए सर। 2-3
दिनों का काम हो जाएगा इसमें, लेकिन 2-3 दिनों का काम 2-3 मिनटों में होना था। छनाक, मेरा गिलास कैसे टूटा, बचिए सर, टेबल भी टूट रही है। कड़ाक, मैनेजर और गद्दरे की भयभीत नजरें चारों तरफ घूमकर एक अजीबोगरीब वस्तु पर चिपक गई थी। चमगादड़, वह भी दिन में। वे बस इतना ही कह पाए, क्योंकि तभी चमगादड़ों की पूरी फौज धड़धड़ाते या कहिए कड़कड़ाते हुए बैंक के अंदर प्रवेश किया। कड़ाक क्रूम, और पूरे बैंक में कहर टूट पड़ा। मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगीं। यह कमाल था उन चमगादड़ों के गले में निकली प्राकृतिक अल्ट्रासोनिक तरंगों का। सेम मनी, जिन तरंगों को मैंने उन चमगादड़ों के गलों में एक छोटा सा यंत्र फिट करके घातक और विस्फोटक स्तर का बना दिया था, उन घातक तरंगों में सम्मिलित हमले में सामने बैंक लॉकर का मोटा स्टील दरवाजा भी नहीं टिक सका। 3 लाख रुपए के नोट अब भी खुले पड़े हुए थे। मेरा इंतजार था और मेरे आदमियों ने हाथों में थमे बैगों का। मैं अपने बेशकीमती चमगादड़ों को बॉक्स के अंदर अंदर करने में व्यस्त था और मेरे आदमी नोटों को संभालने में। इस सारी प्रक्रिया में सिर्फ 3 मिनट लगे होंगे, लेकिन इतना समय शायद काफ़ी नहीं था। काफ़ी था तड़ इस मुसीबत को मेरे सर पर टूटने के लिए। यह मैं कभी नहीं समझ पाया कि सुपर कमांडो ध्रुव घटनास्थल पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाता था। इस बार भी नहीं समझ पाया। सुपर कमांडो ध्रुव, हाँ ध्वनिराज, और तुम नारका जेल में 2 साल रहकर भी सुधर नहीं सके, इसलिए इस बार मैं ऐसा इंतजाम करूंगा कि तुम बूढ़े होने से पहले नारका जेल से बाहर न निकल सको। तड़ाक। ध्रुव एक आश्चर्यजनक इंसान था, फुर्तीला, शक्तिशाली और बुद्धिमान। विपरीत परिस्थितियों में भी मौत को छकाने वाला इंसान, लेकिन फिर भी था तो वह एक इंसान ही। फायर। मेरा ख्याल गलत था। तड़ 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 तड़, वह इंसान नहीं था। कोई भी इंसान गोलियों की बौछार से बच नहीं सकता। तड़ 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 तड़ाक तड़ाक कड़ा तड़ 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 धड़ धड़ धड़ाक धड़ाक धड़ाक। गोलियां एक बार चलनी जो बंद हुई, धड़ाक, फिर न चल पाई, धड़ाक ठक। बंदूकें हाथों से छूट चुकी थीं और गोलियों की जगह ध्रुव के वार हवा में उड़ रहे थे। धाड़। कुछ क्षणों तक मैं भौचक्का सा उस अद्भुत फाइटर के बिजली जैसे वारों को देखता रहा। मैं समझ गया कि मेरे पास पैसे लेकर भागने में सिर्फ 1 मिनट का समय है, क्योंकि मेरे आदमी इससे ज़्यादा ध्रुव के सामने नहीं टिक पाएंगे। मेरा ख्याल फिर गलत था। मेरे आदमी सिर्फ 23 सेकंड तक ठहर सके। धाड़। जरा सुनो तो धनीराज, तुम्हारे खाते में जितना पैसा है उससे कहीं ज़्यादा तुम निकाल कर ले जा रहे हो। धम। आहा। अब पुलिस के आने तक तुम चुपचाप खड़े। धम। इससे ज़्यादा वह ना बोल सका, क्योंकि मेरी बैकअप यूनिट तैयार थी। ठीक जब वह वायुसेना मेरे पास थी, तब मुझे कोई छू नहीं सकता था, ना ही कोई वायुसेना के हमले से बच सकता था। सुपर कमांडो ध्रुव भी नहीं। वह तो किस्मत अच्छी थी कि पहला ब्लास्ट उसको पूरी तरह से लग नहीं पाया और दूसरे बार से उसने अपने आप को पहुंचने नहीं दिया। परंतु लाख कोशिशों के बाद भी ध्रुव मेरी अल्ट्रासोनिक चमगादड़ों से बच नहीं सकता था, क्योंकि चमगादड़ों की तादाद ज़्यादा थी और वे हर तरफ से हमला कर रहे थे। कड़ाक क्रुम। ध्रुव जैसा विलक्षण योद्धा भी कुछ देर तक तो उसका सामना कर सकता था, लेकिन इस बार उसकी मौत निश्चित थी। आह। कड़ाक। दिल तो यही चाहता था कि मैं यहाँ रुककर ध्रुव की मौत का दिलकश नज़ारा देखूं, लेकिन मेरे पास उस सुनहरे दृश्य को देखने का वक्त नहीं था। अब पुलिस किसी भी समय वहाँ पर आ सकती थी। मेरे आदमी अभी भी होश में आ गए थे। मैं पैसा लेकर बैंक से भाग निकला और अपने अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को बनाने की तैयारी में जुट गया। लेकिन श्रीमान धनीराज, आपने अपने लिखित बयान में तो श्रीमान ध्रुव को मारने का कोई और तरीका लिखा था। हाँ, दरअसल आगे की कहानी मुझे बाद में मालूम हुई। अपने इस आदमी की जुबानी, जो टांग टूटने की वजह से बैंक से भाग नहीं पाया था और जिसे पुलिस ने पकड़ लिया था। ओह समझा, आगे सुनाइए। मेरी चमगादड़ों की फौज का हमला तो भीषण था ही, लेकिन उसका मुकाबला करने वाला भी उतना ही भीषण था। कभी ध्रुव चमगादड़ों पर भारी पड़ जाता तो कभी चमगादड़ ध्रुव पर हावी होते। ओहो, ये तो हर तरफ से हमला कर रहे हैं। धड़ाक। मैं हर तरफ से हमले से बच नहीं सकता था। उसके कपड़ों के चिथड़ों से उसका बदन झाग रहा था। खून के लाल धब्बे और पीली नीली पोशाक पर चमक रहे थे। ध्रुव की मौत उसके सिर पर तांडव कर रही थी। बचने का एक ही रास्ता था। अगले ही पल जो हुआ उसको देखकर मेरी आदमियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। दांत दे उठा वह अपनी टांग तोड़ने वाले के दिमाग की। ध्रुव ने बिजली की फुर्ती से उछला, एक चमगादड़ को दबोच लिया। इन शैतानों से अगर कोई निपट सकता है तो सिर्फ इन जैसे शैतान। ध्रुव के शक्तिशाली हाथ चमगादड़ के परों को मोड़ते चले गए और चमगादड़ के गले से एक बेआवाज अल्ट्रासोनिक चीख उबलती चली गई और हर बेआवाज चीख के साथ ध्रुव का शरीर भी घूमता चला गया। फच फच फचाक फचाक फट खचाक।
अल्ट्रासोनिक चीखों के ब्लास्ट ने चमगादड़ों के शरीर के चीथड़े उड़ाते चले गए और कुछ ही पलों में मैदान साफ हो गया। मेरा दुश्मन एक बार फिर जीत गया था, पर यह जीत अधूरी थी, क्योंकि ना तो मुझे पैसा लेकर भागने से रोक पाया था, ना ही अल्ट्रासोनिक लॉन्चर बनाने से। पैसे अगर भरपूर हो तो काम बहुत जल्दी हो जाता है। मेरा लॉन्चर तैयार होने में 1 हफ्ता भी नहीं लगा। अब सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आप इस अल्ट्रासोनिक लॉन्चर को फिट कहाँ पर करेंगे ध्वनिराज। यही तो सोचने की बात है लाला रुख। मैं इस पर कहीं भी फिट करूँ, वह शैतान का बच्चा ध्रुव फिर भी इसका पता लगा ही लेगा। फिर भी ये किसी कबाड़ घर में पड़ा मिलेगा। इसको किसी ऐसी जगह फिट करना होगा ताकि ध्रुव उस तक पहुँच ही ना सके। भारत का दोहरा अंतरिक्ष कार्यक्रम, सैटेलाइट का प्रक्षेपण, पहला भारतीय चोटी पर। मिल गई लॉन्चर को फिट करने की जगह। इस लॉन्चर को मैं सैटेलाइट यानी उपग्रह में चुपचाप फिट कर दूंगा लाला रुख, ताकि मैं दुनिया को अंतरिक्ष से पूरी दुनिया पर निशाने पर ले सकूं। वह सैटेलाइट तो यहीं राजनगर के स्पेस सेंटर में रखी है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना असंभव है। पैरा बहुत सख्त है, क्योंकि सैटेलाइट के साथ साथ वहाँ पर चांद पर जाने वाले पहले भारतीय की ट्रेनिंग भी चल रही है। उस सुरक्षा घेरे को तोड़ना ध्वनिराज के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि किसी को यह भनक तक नहीं है कि स्पेस सेंटर में आज रात ध्वनिराज आ रहा है। स्पेस सेंटर जहाँ हर समय कड़ी सुरक्षा का घेरा बना रहता है, लेकिन इस वक्त सुरक्षा और भी सख्त है, क्योंकि वहाँ पर चल रही है महत्वपूर्ण योजना। स्पेस सेंटर का महत्व और बढ़ा दिया था, और उस सुरक्षा व्यवस्था को भेदना किसी बच्चों का खेल नहीं था। किसी को यह पता ही नहीं था कि स्पेस सेंटर पर आज हमला हो रहा है। कम से कम तब तक तो मैं यही समझ रहा था, और मेरी सोच न जाने क्यों हर बार की तरह गलत साबित हो रही थी, क्योंकि तभी पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठा। जरूर कहीं पर कोई अलार्म बजाए। तुम लोग सैनिकों को उलझाओ, तब तक मैं अपने काम में देखता हूँ। किसी को भी पहले इस हमले की खबर नहीं थी। यह क्या? ध्वनिराज, चारों तरफ से सुरक्षा सैनिक हम पर हमला कर रहे हैं। मेरे आदमी सुरक्षा कर्मियों से भिड़ गए, तर 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 तर, और मैं इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर स्पेस सेंटर के अंदर भाग लिया, घर उस सैटेलाइट की तलाश में जिसने मुझे अपना अल्ट्रासोनिक लॉन्चर फिट करना था। मेरी उंगली लॉन्चर के बटन पर एक बार जो दबी, सर, फिर वो हटी नहीं। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर के तीखे ब्लास्ट सैनिकों को तेज ब्लेड की तरह काटते चले गए। अचानक मेरी नज़र एक शीशे के अंदर पड़ी। सैटेलाइट सामने चमक रही थी। मैंने अंदर जाने का रास्ता ढूंढा, दरवाज़ा मिल गया। चेतावनी, स्पेस सूट पहनकर ही अंदर जाएं। मैंने जितनी तेज़ी से स्पेस सूट पहना, वह शायद स्पेस सूट पहनने का नया रिकॉर्ड होगा। दरवाजे का एयरलॉक खुलने लगा, और मैंने अपने आप को एक बेहद रोमांचक माहौल में पाया। वह स्थान शायद एक प्रयोगशाला थी, और उसके अंदर चांद की सतह का हूबहू माहौल बनाया गया था। ऊबड़ खाबड़ सतह, काले अंतरिक्ष में चमकते सितारे, और पूरा वैक्यूम, यानी हवा का नामो निशान तक नहीं। ठीक वैसा ही जैसे असली चांद पर होता है। कमाल का दृश्य है। शायद चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति की ट्रेनिंग यहीं पर चल रही है। मैं सैटेलाइट की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। सैटेलाइट कहाँ गई? बाहर तो यहीं पर रखी दिख रही थी। तभी मेरे स्पेस सूट में लगे रेडियो फोन पर एक आवाज़ गूंजी। वह सैटेलाइट नहीं, सैटेलाइट का प्रक्षेपित चित्र था। ध्वनिराज। घूमते ही मेरी नज़रें जिस पर पड़ी, उसको देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी सर दो उठी। सुपर कमांडो ध्रुव, तुम यहाँ कैसे? मुझे तुम्हारी हर एक चाल का पहले से ही पता था ध्वनिराज, पर मैं तुमको यहाँ पर रंगे हाथ पकड़ना चाहता था। तुमको कैसे पता था? उस चमगादड़ के जरिए जो मैंने बैंक में पकड़ा था। मैंने उस पर माइक्रो ट्रांसमीटर चिपका कर मैंने उसे छोड़ दिया था। मुझे मालूम था कि उड़कर अपने घर पर वापस जाएगा, यानी तुम्हारा घर, यानी तुम्हारी अड्डा। और उस ट्रांसमीटर के जरिए तुम्हारी हर एक बात को मेरे कमांडो हेडक्वार्टर के ट्रांसमीटर पर रिसीव हो रही थी। और अब मैं उस काम को पूरा करूंगा जो बैंक में अधूरा छूट गया था। वह मुझसे कई मीटर की दूरी पर खड़ा था। मैं समझ नहीं पाया कि एकाएक इतनी लंबी छलांग उसने कैसे लगाई। आहा, क्या ध्रुव में कोई सुपर पावर आ गई है? ओह, समझा, यह लेबोरेटरी चांद का प्रतिरूप है, इसलिए यहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी चांद जैसी है, और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का 6ठा भाग। इसका मतलब यह हुआ कि मैं ऐसी छलांग, मैं भी समझ नहीं पाया, और मुझ पर दूसरी टक्कर आ लगी। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ से छूट कर गिर गया, और मेरा बदन उस वैक्यूम में उड़ता हुआ चट्टानों से जा टकराया। ओहो, अगर मैंने स्पेस सूट में नुकीली चट्टानों में एक छेद भी हो गया तो इस वैक्यूम में मेरे शरीर के चीथड़े उड़ जाएंगे। लॉन्चर को सैटेलाइट में फिट करके मेरा प्लान तो धूमिल में हो चुका था, लेकिन मेरे साथ साथ मैंने ध्रुव को भी उसी कृत्रिम चांद की धूल में मिलाने की ठान ली थी। मेरे सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। मेरे हाथ मशीनों की तरह
चल रहे थे और हथौड़े की तरह वार कर रहे थे, लेकिन ध्रुव की सारी जिंदगी इन्हीं दाव पेचों के साथ गुजरी थी। मैं इससे सीधी फाइट में कभी नहीं जीत सकता था। अब अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो यह नुकीला पत्थर तुम्हारे स्पेस सूट में घुस जाएगा ध्वनिराज, और उसके बाद तुम जानते ही हो क्या होगा। मैं हार मानने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र एक चीज़ पर पड़ी। अल्ट्रासोनिक लॉन्चर मेरे हाथ में आ गया और मैंने एक ज़बरदस्त खतरा मोल ले लिया। मेरा हाथ बटनों में दबा और मेरा अल्ट्रासोनिक ब्लास्ट ध्रुव के स्पेस सूट में छेद करता हुआ पीछे चट्टानों से जा टकराया और स्पेस सूट में रेडियो के एक चीख गूंज उठी, सुपर कमांडो ध्रुव की आखिरी चीख। पहले उसके सूट के चीथड़े उड़े और फिर उसकी नसों में दौड़ता खून अपने रक्त दबाव के कारण नसों को फाड़ता हुआ बाहर टपकने लगा और उसके पूरे बदन की नसें की गुबार की तरह फट रही थीं। और फिर वह कुछ देर तक वह जाबाज आधा खड़ा रहा और फिर उसने तेज से खून उल्टी उबली और धीमी गति से उसका गिरता उसका शरीर उस कृत्रिम चांद की सतह से जा टकराया। ध्रुव का बदन मेरे दुश्मन का बदन अपने ही खून में सरोवर मेरे सामने मृत पड़ा हुआ था। इससे ज़्यादा खूबसूरत दृश्य मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा था, कभी नहीं। फिर अपना लॉन्चर तान कर लाशें बिछाता हुआ मैं बाहर निकल आया और जो काम मैं सोचकर स्पेस सेंटर आया था उससे कई गुना बड़ा काम मेरे हाथों से हो गया था। सुपर कमांडो ध्रुव मेरे हाथों से मारा जा चुका था। कुछ पलों में तक कोर्ट में सन्नाटा छाया और फिर रोबोट के गले से एक चीख उभरी, स्वाई कंकाल तंत्र, इनकी बैंक डकैती है, स्पेस सेंटर पर हमले की कथा तो सच है। ये घटनाएं पृथ्वी में कई समाचार माध्यमों में आई थी, पर इनका श्रीमान ध्रुव को मारने का दावा झूठा है। मेरा दावा झूठा है? क्या बकता है टीन के डिब्बे, अभी तेरा पुर्जा पुर्जा हवा में उड़ा दूंगा। इसको तो मैं दोबारा जोड़ लूँगा, लेकिन अगर तुम्हारा पुर्जा पुर्जा उड़ गया तो उसे कोई नहीं जोड़ पाएगा। बोलो बायोट्रॉन। श्रीमान ध्वनिराज के अनुसार इन्होंने ध्रुव पर वैक्यूम यानी निर्वात में पराध्वनि तरंगों से वार किया, जो कि ये कर ही नहीं सकते क्योंकि अल्ट्रासोनिक तरंगें ध्वनि का तरंगों का एक रूप है और ध्वनि तरंगों को चलने के लिए गैस, तरल या ठोस किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है। कोई भी ध्वनि तरंग वैक्यूम यानी निर्वात में चल ही नहीं सकती। इसलिए श्रीमान ध्वनिराज का दावा खारिज किया गया। झूठा मक्कार, ये मारेगा ध्रुव को, ध्रुव छींक भी दे तो ये चांद पर जाकर गिरेगा। धनीराज, तुम्हारा फैसला मैं बाद में करूंगा, फिलहाल तुम अग्नि द्वार के पार जाकर मेरा इंतजार करो। बायोट्रॉन, अगले गवाह माँ खलनायक को बुलाओ। माँ खलनायक बोना बावन कृपया गवाही देने पधारें। दूसरी गवाही, बोना बावन, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान बोना बावन, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? वह तो बेचारा खेल खेल में मारा गया, दरअसल मुझसे पंगा खुद ध्रुव ने लिया था। मैं नारका जेल से भागा तो उसने मुझे दोबारा नारका जेल पहुंचा दिया। मैं दोबारा वहां से भाग निकला, मेरा सारा सेटअप खत्म हो गया था। उसे दोबारा बनाने के लिए मुझे नशीली दवाओं का घटिया धंधा करने पर मजबूर होना पड़ा। मेरा प्लान शुरू हुआ राजनगर नेशनल फॉरेस्ट के एक विशालकाय खोखले तने वाले पेड़ से। उसके अंदर मैं स्मगल करके हेरोइन पैकेट रखता था और नशीली दवाएं रखते हुए ज़्यादा सुरक्षित जगह और कोई नहीं हो सकती थी। फिर उसके साथ साथ मैंने एक कंपनी खोली जो शहर के बड़े बड़े शोरूमों में बोतों यानी मैनिक्विन्स को बड़े ही सस्ते भाव पर सप्लाई करने का काम करती थी। उसकी कम रखाव का जिम्मा भी मेरी कंपनी ने ले रखा था। ऊपर से देखने में तो वह बुत आम मैनिक्विन जैसे ही थे, लेकिन अंदर से वह छातियाँ खोखली थीं और उसके अंदर भरे थे हेरोइन के पैकेट। इसमें हर मैनिक्विन के लिए रोज़ एक कोड वर्ड सेट किया जाता था और ये कोड वर्ड मैं अपने ग्राहकों को पैसे लेकर बताता था। और एक कोड वर्ड एक बार में बुत के कान में फुसफुसाने पर पैकेट बुत के हाथ में आ जाता था। नशीली हवा, हेरोइन का पैकेट, धंधा जोरों पर चल रहा था। नोट बरस रहे थे और किसी को जरा भी शक नहीं था। गड़बड़ बारिशों में शुरू हुई। पेड़ के अंदर रखे कुछ पैकेट फट जाते थे और उसमें से नशीली दवाएं निकलकर पेड़ के तने द्वारा सोख ली जाती थीं। एक तो ये गरीबी में आटा गीला हो रहा था और ऊपर से वह अजीबोगरीब जंगली जो एक दिन मैं खुद पेड़ के तने में माल लेने गया था तो मैंने देखा वह खोखले पेड़ के कुछ इशारे कर रहा था, बुदवारा था। पागल समझा था मैंने उसे, लेकिन पागल वह नहीं, पेड़ हो गया था तड़। और साथ में मैं भी। पेड़ अपने आप झूमकर उस जंगली को मारने लगा और उसके बाद तो कमाल हो गया। जंगली ने कुछ इशारा किया और जंगली में लगी छोटी छोटी बेलों ने अपने आप तेजी से बढ़कर पेड़ों को अपने लपेटे में ले लिया। पेड़ तेजी से हिलने लगा। उसके खोखले तने में हेरोइन के पैकेट छिटकाकर बाहर निकाल गिरने लगे। मेरी आंखों के सामने मेरे करोड़ों का माल मिट्टी में मिल रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। उन पैकेटों को मत छू मूर्ख। ताक, उस जंगली ने अपनी मौत खुद बुला ली थी। मेरा वार उससे जरूर 100 किलो के हथौड़ा की तरह लगा होगा।
पर उसमें गजब की जान थी, वह गिरा तक नहीं। ओहो, तो तूने ही मेरे मित्र को नशीली दवा पिलाकर उसे नष्ट करना चाहता। तू शक्ल से ही दुष्ट लग रहा है। अब तू वनपुत्र के हाथों से नहीं बचेगा। वनपुत्र कह रहा था अपने आप को, या धमम। अपने पेड़ों को, अपना दोस्त और शक्ल, बातों दोनों से ही मूर्ख लग रहा था वह मुझको। मेरा दिन वाकई ख़राब था। जैसे कि मुझे एक ग्राहक काटू के बाद में पता चला कि नस डिपार्टमेंट स्टोर में रखे मेरे मैनिक्विन में कुछ खराबी पैदा हो गई थी। काटू के कोड वर्ड फुसफाते ही साथ में एक साथ कई पैकेट फर्श पर गिरा दिए, और वह भी उस मनहूस दिन जिस दिन वहाँ शैतान का अवतार मौजूद था, सुपर कमांडो ध्रुव। वह तो ध्रुव पलक झपकते ही समझ गया कि पैकेट हेरोइन से भरे हुए हैं। वह नहीं समझ पाया कि पैकेट कहाँ से आ गए हैं। बोल, ये सारे पैकेट तू कहाँ से लाया, किसको लाया, देने लाया था तू इनको यहाँ पर? पल भर के लिए तो वह नशेड़ी कांटू भी भौचक्का रह गया। लेकिन कोई भी नशेड़ी नशे के लिए जान भी लड़ा देता है। देखो भाई भाईट्रॉन, कोशिश करना इंसान का फ़र्ज़ है, और फिर पिटना तो पड़ता ही है, खास तौर से जब सामने वाला का नाम सुपर कमांडो ध्रुव हो। तड़ाक जब करारी मार पड़े तो जबान खुद ब खुद खुल जाती है। कांटू ने सब कुछ उगल दिया, मेरा नाम और मेरे अड्डे का पता भी। यह बात मुझे तब तक नहीं पता थी कि मेरे मैनिक्विन्स के अंदर अब ध्रुव का हाथ मेरे हाथों लगने वाला था, माल लगने वाला था। पर मैं हमेशा एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता हूँ। मैंने मैनिक्विन के अंदर एक सुरक्षा यंत्र लगाया हुआ था। तड़ाक, उसका पूरा शरीर गन मेटल से बना हुआ था। ध्रुव ने एक ऐसे दुश्मन को छेड़ दिया था जिसे ध्रुव मान नहीं सकता था। या ठननन, लेकिन वह ध्रुव की जान ले सकता था। धाड़। खैर, मैं अपनी कहानी से भटक गया। फिलहाल तो मुझे अपनी जान की फिक्र करनी थी। वह जंगली वनपुत्र मेरी जान के पीछे पड़ा था। मैंने अपने लाखों के माल को छोड़कर भाग नहीं सकता था। मैंने अपनी बेल्ट का एक बटन दबाया और अपनी बुलेट प्रूफ रबड़ से बनी स्पेशल पोशाक में हवा भरने लगा, और उससे मुझ पर, वनपुत्र पर किसी चाल का असर नहीं होने वाला था। लेकिन मेरी बुलेट प्रूफ रबड़ की गोंद उसका मुंह तोड़ सकती। धाड़ धमम। वनपुत्र ने मुझे बेलों से बांधने की कोशिश की, लेकिन बेलें मुझे बांध नहीं पाई। फुस फिस 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 फिस, क्योंकि बेलों के बांधते ही मेरी हवा बाहर निकल गई, और आज़ाद होते ही वापस हवा भरकर मेरा अटैक फिर से शुरू हो जाता था। धाड़। कुछ ही देर में जंगली चकरा कर गिर पड़ा। बड़ी सख्त जान है, कहीं है मेरे सारे पैकेट बटोरने से पहले ही होश में ना जाए। इसे थोड़ी सी हीरोइन चखवा देता हूँ। मैंने एक पूरा पैकेट उसके मुंह में डाल दिया। आमतौर पर इतनी डोज में एक आदमी मर जाता है, लेकिन वनपुत्र मेरा पैकेट बटोरना खत्म होते ही होश में आ चुका था। पर अब इसका नशा अब तक मौजूद था, और वह और भी खतरनाक हो गया था। भागना ही सबसे उत्तम उपाय था। वनपुत्र ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन कुछ ही पलों में मैंने उसके पीछा छोड़ दिया था और राजनगर की तरफ बढ़ चला, जहाँ पर एक दूसरी बुरी खबर मेरा इंतजार कर रही थी। ध्रुव मैनिक्विन से भिड़ा हुआ था। चाहे ध्रुव मैनिक्विन पर वार करे या मैनिक्विन ध्रुव पर, चीख ध्रुव के मुंह से ही निकल रही थी। यायू, यह पूरा धातु का बना हुआ है। इस पर वार करने का मतलब है अपना ही हाथ तोड़ना है। लेकिन इस पर धातु के ठोस शरीर में एक कमजोरी है, इसके शरीर के अलग अलग अंगों के जोड़, तड़। रास्ता समझ आती ध्रुव ने मैनिक्विन पर वार करना शुरू किया। आप चाहे मुझे बेवकूफ़ कहें बायोट्रॉन जी, लेकिन अगर ध्रुव सुपर कमांडर ध्रुव जैसा दुश्मन दिमाग वाला हो तो मुंह अपने आप तारीफ करने लगता है। ठाक धाड़, कमाल का दिमाग लगाया था उसने। ठड़ाक, हर शक्तिशाली वार के साथ मैनिक्विन का एक एक अंग बिखरता चला जा रहा था। कुछ ही देर में मैनिक्विन के अलग अलग अंग सड़क पर बिखरे पड़े थे। अब कांटू भी अपना मौत सामने नजर आई थी, लेकिन अभी भी मौका था भागने का। वह तेजी से एक तरफ भागा, लेकिन भाग नहीं पाया क्योंकि उसके पैर जमीन पर थे ही नहीं। हिशाक। जंगली वनपुत्र मेरा पीछा करते राजनगर तक आ गया था, और वह अब तक नशे में था। आगे बढ़ो, तबाही फैला दो। आगे का घटनाक्रम देखने से पहले ही कांटू बेहोश हो चुका था, लेकिन तब तक मैं अपने अड्डे पर पहुंच चुका था, और वहां पूरा दृश्य मुझे अपने वीडियो स्क्रीन पर दिख रहा था, अपने मैनिक्विन की आंखों उसमें फिट वीडियो कैमरे के जरिए। ध्रुव शायद उस जंगली को पहले से ही जानता था। वनपुत्र, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। लेकिन वनपुत्र हेरोइन के नशे में व्यस्त था। वह बला ध्रुव को पहचानने लगा। तड़ाक, हमला। ये मुझे उस दुष्ट बोने तक पहुंचने से रोकना चाहता है। उफ, ये इस समय होश में नहीं है, मुझे पहचान तक नहीं रहा है। ऊपर से जड़ें मुझको बांधने के लिए बड़ी चली आ रही हैं। इन जड़ों को रोक पाना का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। एक रास्ता है। अब सोचो बायोट्रॉन जी कि वह रास्ता क्या हो सकता है। नहीं समझ पाए ना? अरे यह रास्ता अगर हम तुम सोच सकते तो हमारा नाम सुपर कमांडो ध्रुव हो जाता। कमाल का रास्ता सोचा था पट्टे ने। ये जड़ें वनपुत्र की आवाज़ और हाथों के इशारों को मानती हैं। अगर मैं इन इशारों को रोक दूं तो जड़ें अपने आप रुक जाएंगी। नस डिपार्टमेंट स्टोर के शोरूम से गिरे कपड़े को उठाकर ध्रुव ने जो लपक पड़ा था उस जंगली की तरफ
जंगली था तो बहुत शक्तिशाली, लेकिन ध्रुव में शक्ति के साथ साथ फुर्ती भी थी। वनपुत्र के वारों को छगाते हुए उसने उसके मुंह पर रुमाल बांधकर कस दिया और वनपुत्र की आवाज़ बंद हो गई। और इससे पहले कि वनपुत्र अपने हाथों से रुमाल हटा पाता, ध्रुव ने उसके हाथों को फौलादी शिकंजे में जकड़ दिया। अब वनपुत्र बेबस था, लेकिन यह घटनाक्रम मेरे पसंद के विपरीत था, क्योंकि इस वक्त वनपुत्र नशे की हालत में ध्रुव की जान ले सकता था, और इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और कोई नहीं हो सकती थी। इसलिए मुझे तो वनपुत्र का साथ देना ही था, क्यों ना? सही है ना भाई बाइट्रॉन? आगे बोलिए श्रीमान बोनाबावन। बड़े रूखे रोबोट हो यार। हाँ, तो मुझे वनपुत्र की मदद करनी थी। यह तो मैं 25 बार बता चुका हूँ कि बोनाबावन एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। मेरे मैरी क्वीन का हर अंग अपने आप में एक स्वतंत्र यूनिट था, और हर अंगों ने ध्रुव को कसकर दबोच लिया था। और बड़ी मज़ेदार लड़ाई थी बायोट्रॉन। ध्रुव एक अंग को दूर झटकता तो अगले ही पल वह अंग उछलकर फिर से उसके ऊपर वार कर बैठता था। ठक! आओ, यह मैनिक्विन तो बहुत खतरनाक है। धड़ाक! वैसे भी अगर यह नशेड़ी मुझे ना ही बताता तो भी मैं अपने आप समझ जाता कि ये बुत बोनाबावन के ही बनाए हुए हैं। ऐसा काम सिर्फ वही कर सकता है। धड़ाक! ऐसे मैनिक्विन शहर में कई जगह पर होंगे। इनको रोकने का एक सीधा सा तरीका है बोनाबावन को ढूंढना और इन बुतों को नष्ट करवा देना। लेकिन अभी तो इन अंगों से ही छूट नहीं पा रहा हूँ, और मुझे वनपुत्र की को तबाही फैलाने से भी रोकना है। एक रास्ता समझ में आ रहा है कि मैं इन अंगों और वनपुत्र को आपस में लड़ा दूं। ये दोनों एक दूसरे को तबाही फैलाने से रोके रखेंगे, और तब तक मैं बोनाबावन के अड्डे पर पहुंचकर उसको इन मैनिक्विन को नष्ट करने पर मजबूर कर दूंगा। ध्रुव ने सटे हुए भटकों से मैनिक्विन्स के अंगे एक एक करके उड़ते हुए चले गए और वनपुत्र के बदन से जा चिपके। दोनों में एक भीषण कश्मकश शुरू हो गई, पर मैं यह मनमोहक युद्ध देख नहीं सका, क्योंकि मेरा सारा ध्यान ध्रुव पर था। इस नशेड़ी ने मुझे बोनाबावन के अड्डे का पता बता दिया है। अब मुझे उस तक पहुंचने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। सब मामला गड़बड़ हो गया। ध्रुव को मार पाना तो दूर, वह मैं अब मेरी तरफ आ रहा था। समय बहुत कम था। एक पर यह तो भला हो कि मैं हमेशा एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता हूँ। और मेरी इस बार की ट्रिक, हाँ बस पूछो नहीं, बैटरन बहुत भयानक थी। ध्रुव समझ रहा था कि वह मेरे अड्डे में चुपचाप पहुँच रहा है, लेकिन चप्पे चप्पे पर लगे वीडियो कैमरे मुझे उसकी हरकत हरकत की खबर दे रहे थे। और वह ठीक वहीं पर आ रहा था जहाँ पर मैं उसका इंतजार कर रहा था। वेलकम मिस्टर सुपर कमांडो ध्रुव, स्वागतम, खुशामदीद। बोनाबावन, आखिरकार मैं तुझे ढूंढ लिया। अब तुम बचकर भाग नहीं सकते। गलत, क्योंकि अब तुम बचकर नहीं भाग सकते। ध्यान से देखो, इस वक्त तुम कहाँ पर खड़े हो। इस वक्त तुम बोनाबावन के प्रिय खेल सांप सीढ़ी पर खड़े हो। यह सांप सीढ़ी चुंबकीय लोहे की बनी है, जिसने तुम्हारे जूतों को चिपका कर रखा हुआ है। दरअसल यहाँ पर आते समय कॉरिडोर में फैला हुआ लोहे का चूरा तुम्हारे जूतों के सोल में चिपक गया था, और उसी ने तुम्हारे पैरों को जकड़ रखा है। तुम हिल नहीं सकते। ना 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 ना, जूतों को उतारने की कोशिश मत करना। इस लोहे की बनी सांप सीढ़ी में तेज करंट दौड़ रहा है। तुम्हारे जूते के सोल ने ही तुमको करंट से लगने से बचाया हुआ है। परंतु घबराओ मत, मैं खेल में बेईमानी नहीं करता। तुमको 100 तक यानी मुझ तक पहुँचने का पूरा मौका मिलेगा। देखो, तुम्हारे बगल में डॉट धसी हुई है। उस डॉट में तुमको उस घूमते चक्कर पर निशान लगाना है। जिस नंबर पर डॉट धसेगा, तुम पैरों के नीचे का प्लेटफॉर्म तुमको उतने ही घर आगे उछाल देगा। पर ध्यान रहे, हर सांप वाले घर में एक ऐसा भयंकर खतरा मौजूद है जिसमें कोई बच नहीं सकता। तुम भी नहीं, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। सांप के मुंह में गिरने का मतलब है एक निश्चित मौत। चलो खेल शुरू करते हैं। अगर मैं खेल खेलने से इनकार कर दूँ तो मैं 10 मिनट में अपने सारे मैनिक्विन को इस शहर में तबाही के लिए छोड़ दूंगा, और तुम्हारे पास मुझ तक पहुँचने के लिए सिर्फ 10 मिनट हैं। कम खेल से ज़्यादा जोरदार तो मेरे डायलॉग थे। ध्रुव के पास खेल खेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। ठक! प्लेटफॉर्म ने ध्रुव को 4 आगे खाने आगे उछाल दिया। अब अगर मैं 2 पर निशाना लगा सकूं, निशाना 2 पर ही लगा, तो मैं 7 पर पहुंच जाऊंगा, और 7 पर सीढ़ी होती है। मैंने खेल एकदम परफेक्ट बनाया था बायोट्रॉन, नो बेईमानी। और नीचे लगे एक्सीलेटर यानी ध्रुव संचालित ध्रुव को 26 नंबर पर ला दिया था। ध्रुव का निशाना अचूक था। डॉट धसती जा रही थी, और ध्रुव कई बार डॉट को उछालकर सीढ़ी के ऊपर रास्ता बढ़ाता हुआ 100 नंबर पर बढ़ रहा था। पर जब वह 71 नंबर पर आया तो अगला नंबर 73 था। पर मैं जानता था कि डॉट 2 पर कभी नहीं धसेगी। याद रखना बायोटॉन जी, सांप का मतलब खतरनाक घर है, लंबा वाला सांप नहीं। नहीं तो बाद में कहोगे कि आप तो झूठ बोल रहे थे कि श्रीमान बोनाबावन। हाँ, तो डॉट 4 पर धसी, और ध्रुव का बदन उड़ता हुआ 73 नंबर वाले सांप को पार करता हुआ 75 नंबर की तरफ बढ़ने लगा। 73 नंबर वाले सांप यानी
मेरे आदमखोर वीनस मक्खी चूस पौधे को लगभग पार कर चुका था, लेकिन बोना बावन एक ना एक ट्रिक हमेशा बचा कर रखता है। ध्रुव का बदन हवा में ही लटका दिया मैंने। हे कमांडो, बुरा मत मानियो यार, तेरे जैसे खिलाड़ी हो तो थोड़ी बहुत बेईमानी तो करनी पड़ती है। अब मैं इस रस्सी को धीरे धीरे नीचे करूँगा ताकि मेरा भूखा आदमखोर पौधा तेरे एक एक अंग का मजा लेकर चबा सके। ध्रुव का बदन धीरे धीरे नीचे गुलाबी भूखे पौधे को का मुंह और फैल गया। ही वाह क्या सीन है। ऊपर से मुझे इस मुंह के अंदर लार की कुछ डोरियां साफ नजर आ रही थीं, लेकिन बायोट्रॉप भी एक चिल्लाहट की हवा उधरी, रुक जाओ, और पौधे का मुंह बंद हो गया। वह दुष्ट जंगली वनपुत्र वहां तक आ गया था और उसका नशा भी उतर चुका था। वनपुत्र? हाँ मैं ध्रुव। तू यहाँ तक कैसे पहुंच गया रे जंगली? तुझे तो मेरे बुतों के अंगों ने पकड़ रखा था। अच्छा, तो वे लोहे के उड़ते हुए हाथ तेरे बनाए हुए थे? तू सच में महादुष्ट है। तेरे लोहे के हाथ वनपुत्र पर भारी नहीं पड़ सकते, क्योंकि वनपुत्र के तो लाखों हाथ हैं। मेरी एक एक जड़ों ने तेरे एक एक धातु के उड़ते अंगों को पकड़ लिया। नशा उतरने के बाद मुझे एक पेड़ ने बताया कि अंग मुझ पर एक लड़के ने फेंके थे। पेड़ ने बताया कि मुझे तो लगता है कि तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा है। लड़के का होलिया सुनकर मैं तुरंत समझ गया कि वह लड़का सिर्फ मेरा मित्र ध्रुव हो सकता है। गलती मेरी थी बायोट्रॉन जी। उस जंगली से बात करने के चक्कर में मेरा ध्यान ध्रुव पर से हट गया था। पर मैं जानना चाहता था बस फिर मैं पेड़ कि उसने ऐसा क्यों किया। बस मैं फिर पेड़ पौधों से ध्रुव के जाने का रास्ता पूछते पूछते यहाँ तक आ पहुँचा, और उतनी देर में ध्रुव ने अपने आप को आज़ाद कर लिया। और इससे पहले कि मैं कोई ट्रिक चल पाता, ध्रुव का बदन हवा में उड़ता हुआ 100 की तरफ लपका। 100 की तरफ, मेरी तरफ। लेकिन बोना बावन तो ही एक ना एक ट्रिक बचा कर रखता है। ही। मैं एक नंबर पीछे खिसक गया। ध्रुव का बदन 100 पर गिरा और गिरते ही प्लेटफॉर्म के नीचे लगी स्प्रिंग ने धड़ाक ठन उसको एक जोरदार झटके से दरवाजे पर उछाल दिया। और दरवाजे के ऊपर उस पार, कैसे बताऊं, बड़ा ही खौफनाक सुंदर दृश्य था। दरवाजे के उस पार तेजाब का कुंड था, छपाक। और पहले ध्रुव की खाल गली या फिर मांसपेशियाँ और फिर हड्डियाँ तक गल गईं। तेजाब के कुंड में सिर्फ हड्डी के छोटे छोटे टुकड़े तैरते नजर आ रहे थे, और मैं वहाँ रुककर हड्डियों को गलना भी देखता, लेकिन उस हड्डियों के डर से, उस जंगली के डर से रुक नहीं पाया, और सांप सीढ़ी के नीचे लगे एक्सीलेटर द्वारा वहाँ से भाग गया। बस भाई बायोट्रॉन, ऐसे खेल खेल में ध्रुव बेचारा मेरे हाथों मारा गया। कुछ ही पलों के बाद एक बार फिर सन्नाटे का साम्राज्य कोर्ट पर छा गया, और फिर रोबोट की मशीनी आवाज़ ने उस खामोशी को भंग किया। तो श्रीमान बोनावन, आपको श्रीमान ध्रुव को सांप सीढ़ी नामक खेल पर मारा? हाँ जी बायोट्रॉन जी। इसकी कथा में कुछ सच्चाई तो है स्वामी कंकाल तंत्र, जैसे बुद्ध से श्रीमान ध्रुव का युद्ध, रहस्यमय वनपुत्र का राजनगर में तबाही फैलाना, परंतु सांप सीढ़ी, इस खेल के विषय में मेरे कंप्यूटर चिप्स में बहुत थोड़ी जानकारी भरी हुई है। स्वामी जरा सांप सीढ़ी नामक खेल को कृपया दिखलाइए। देखिए श्रीमान बोनावन जी, यही होता है ना सांप सीढ़ी का खेल? हाँ हूबहू ऐसा ही होता है भाई बायोट्रॉन। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है स्वामी कि श्रीमान बोनावन का दावा सरासर झूठा है। झूठा? मेरा दावा झूठा? हाँ, आपने ही कहा था कि जब श्रीमान ध्रुव आप पर कूदे तो आप 100 नंबर पर खड़े थे, और जब वे कूदे तो आप एक घर पीछे सरक गए। लेकिन एक घर पीछे तो 99 होता है, और 99 पर सांप होता है। सांप यानी खतरा, ऐसा खतरा जिससे आप भी नहीं बच सकते थे। हाँ, तो मैं 2 घर पीछे हट गया हूँगा, आगे बढ़ गया हूँगा। अब मुझे इतना ध्यान थोड़ी है। 2 घर पीछे हटने पर भी आपको 99 पार करना ही पड़ता, और आगे बढ़ने का मतलब तेजाब कुंड में गिरना होता। आपका दावा दोनों तरफ से झूठा है। सच्चाई क्या है खलनायक बोनाबावन? हाँ, ध्रुव की मुझ पर कूदने की बात सच है। फिर मैं एक्सीलेटर द्वारा भाग निकला। वहाँ पर कोई तेजाब कुंड था ही नहीं। अब मैं तुमको वह ट्रिक दिखाता हूँ जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखी है। अग्नि द्वार, इसके पार जाकर देखो कि वह ट्रिक क्या है। बायोट्रॉन, अगले गवाह को बुलाओ। अगली गवाही कुमारी ब्लैक कैट, कृपया गवाही देने के लिए पधारें। तीसरी गवाही ब्लैक कैट, मैंने मारा ध्रुव को। कोर्ट में इस बार सन्नाटे की बजाय फुसफुसाहटें गूंज रही थी। यह तो हो ही नहीं सकता। यह सब जानते हैं कि यह ध्रुव की दोस्त है और हमारी दुश्मन। ये ध्रुव को क्यों मारेगी? शांति खलनायकों, शांति। बायोट्रॉन, बयान शुरू करो। हाँ, तो कुमारी ब्लैक कैट, आपने श्रीमान ध्रुव को कैसे मारा? मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा। उसका मरना एक दुर्घटना थी। वह मेरे हाथों गलती से मारा गया। उस दिन मैं काम से लौट रही थी। रात का अंधेरा घिरने लगा था। सड़क भी सुनसान थी। तभी मुझे पीछे से एक जोरदार धक्का लगा।
उससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती एक गाड़ी घरराते सन्नाटे से गूंजी। तेज हेडलाइट से मेरी आंखें पल भर के लिए चौंधिया गईं और पलक झपकते ही लोहे के गर्म टुकड़े हवा में उड़ने लगे, जिनको सब लोग गोलियां कहते हैं। तर 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 तर। और उस भागते आदमी के जिस्म में कम से कम 2 किलो लोहा तो धसी गया होगा। मैं तेजी से उसकी तरफ लपकी। कौन थे लोग? क्यों मारा उन्होंने तुमको? मैं पुलिस स्टेशन रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था। ये सोने के स्मगलर हैं। किसके आदमी थे? किसके? आईजी राजन के। मेरे दिमाग में कई बम एक साथ फट पड़े, पर आगे वो कुछ नहीं बचा सका। मैं मर चुका था। आईजी राजन और सोने का स्मगलर? यकीन नहीं होता, लेकिन मैंने नाम तो एकदम साफ सुना है। मुझे अपने शक की पुष्टि करनी होगी, और इसकी पुष्टि करेंगे गाड़ी में सवार हुए हत्यारे। मेरे लिए ज़मीन पर चलने से ज़्यादा आसान छतों और मुंडेरों पर कूदना था। 3 किलोमीटर दूर धपावप मैंने उस कार को जा पकड़ा, और हाथ हिलाकर गाड़ी रुकवाने का समय नहीं था। और फिर वे गुंडे खतरनाक थे। किसी की भी जान लेना उनके बाएं हाथ का काम था, लेकिन मेरे लिए भी किसी की जान लेना चुटकी बजाने जैसा काम था। प्रणाम। दरअसल कुत्तों के साथ कुत्तों की बोली बोलनी पड़ती है। यह हमको कुत्ता कह रही है, इस 2 टके की छोकरी की ये हिम्मत। मुझे तो इसका बयान शुरू से ही झूठा लग रहा है। हाँ, सभी जानते हैं कि आईजी राजन से ज़्यादा ईमानदार पुलिस वाला कभी पैदा ही नहीं हुआ। माँ खलनायक का ब्लैक कैट, हम तुम्हारे आपत्तिजनक शब्दों और पाबंदी लगाते हैं। तस्करों के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग न किया जाए। ठीक है, आइंदा मैं कुत्ते को तस्कर कह लूँगी। मैंने उन गुंडों की जगह पर इकट्ठा किया। भागने की कोशिश मत करना, तुम भाग नहीं पाओगे। अब बताओ, तुमने इस आदमी को क्यों मारा? बताओ। हाँ, हमने किसी को नहीं मारा, तुमको गलतफहमी हुई है। मेरी उंगली में एक हरकत हुई, या आया, और उस गुंडे की चीख से सोए पेड़ की तरह काँप उठे। अब बताओ, तुमने उस आदमी को क्यों मारा? तो पहले हमारा आदमी था, फिर गद्दार बन गया, पुलिस के पास मुखबरी करने जा रहा था। हमको बॉस ने उसको मारने का ऑर्डर दिया था, और हमने मार दिया। मेरी आवाज़ गुस्से से काँप उठी। तुम्हारा बॉस? कौन है तुम्हारा बॉस? हमने बताया ना, हमको मार। बता। आईजी राजन। खून मेरे सिर चढ़ गया, मेरे दिमाग की नसें फटने लगी। मेरा शक यकीन में तब्दील हो चुका था। अपराधियों से तो मुझे वैसे भी सख्त नफरत थी, लेकिन ऐसा पुलिस वाला जो अपराधी है, उसको तो मैं जिंदा छोड़ नहीं सकती थी। मैंने उन गुंडों को अपने साथ ले जाने की ठानी थी। वे मेरे पास आईजी राजन के खिलाफ इकलौते सबूत थे, लेकिन इससे पहले कि मैं उसको अपने साथ ले जा पाता, रोशनी से मेरा बदन नहा गया। ब्लैक कैट, क्या हो रहा है यहाँ पर? एक जादुई आवाज़ हवा में तैर उठी। मेरा पूरा बदन सैर उठा, डर से या रोमांच से मुझे पता नहीं। सुपर कमांडो ध्रुव की शख्सियत ही ऐसी थी। ये लोग कौन हैं? सोने के तस्कर। ओह, समझा, तुमने इनको पकड़ा है। वहाँ मैं इनको पुलिस स्टेशन तक ले जाता हूँ। मैं उन गुंडों को पुलिस स्टेशन जाने नहीं दे सकती थी। वहाँ पर पहुँच जाने पर उनकी जान खतरे में पड़ सकती थी। मैंने इनको पकड़ा नहीं है मिस्टर ध्रुव, ये मेरे आदमी हैं। ओह, तो तुम अब सोने की तस्करी करने लगी हो? तब तो तुमको भी पुलिस स्टेशन ले जाना पड़ेगा। आहा, तड़ाक। कोशिश कर लो मिस्टर ध्रुव, पर शर्त लगा लो, नाकामयाब रहोगे। ध्रुव के साथ कई समस्याएं थीं, जैसे किसी की जान ना लेने की कसम और लड़कियों पर हाथ ना उठाने की कसम। लेकिन एक कमज़ोरी मेरी भी थी। सुपर कमांडो ध्रुव सभी की तरह मेरा भी आदर्श था, तड़ाक, और मैं उस पर कोई घातक वार नहीं कर सकती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे अच्छी तरह जानती थी कि मैं ध्रुव से जीत नहीं सकती, क्योंकि ध्रुव के वार से बचाने के अलावा कई तरीके आते थे। फायर हाइड्रेंट से निकली पानी की मोटी धार, भीषण धक्के ने मुझे उछाल दिया, और पलट कर वार करने से पहले ही बिना हाथ लगाए हारने के मैं ध्रुव की कैद में थी। मैंने सबसे पहले नज़र घुमाई, उन तस्करों की तरफ देखा। वे भाग चुके थे। अब ध्रुव से और लड़ने का कोई मतलब नहीं था। तुम्हारी हमारी लड़ाई ख़त्म ध्रुव। अब मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, क्योंकि इन सोने के तस्करों के बॉस को ख़त्म करना है। लेकिन जाते जाते तुमको एक बात बता देती हूँ कि इस गैंग का लीडर तुम्हारा एक बहुत करीबी आदमी है। उसे बचा सको तो बचा लो। ध्रुव को कई सवालों के सागर में डुबोता उतरता छोड़कर मैं अंधेरे में गुम हो गई। पर यह बात मुझे बाद में पता चली कि हमारी पूरी बातचीत को बड़े ध्यान से सुना जा रहा था। मेरा अगला कदम था आईजी राजन को ख़त्म करने का प्लान, और उसके लिए उसके घर पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी था। उसका घर यानी ध्रुव के घर। आखिर ध्रुव आईजी राजन का बेटा था। मेरा पावरफुल टेलीस्कोप मुझे उसके घर का एक दृश्य दिखा रहा था, और उनके होठों का हिलना मुझे बता रहा था क्या बात कर रहे थे। ध्रुव और उसकी छोटी बहन के बीच मीठी मीठी लड़ाई हो रही थी। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। तू करके देख, मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। क्या हो सकता है भाई, क्या नहीं हो सकता, ज़रा मुझे भी बताओ। शाम के 7 बजे किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है? भैया, पापा देखो ना, भैया रात भर बाहर रहता है, इसको घर पर रहने को बोलो ना। नहीं तो आज से मैं ही बाहर जाऊंगी रात भर के लिए। अकल की दुश्मन, मैं तो गश्त के लगाने के लिए रात भर बाहर रहता हूँ। आज से मैं भी गश्त लगाऊंगी। तू किस लिए गश्त लगाएगी? तुम किस लिए गश्त लाते हो? मैं तो गुंडे बदमाशों को पकड़ने के लिए गश्त लगाता हूँ, तो मैं भी उनको पकड़ूंगी।
तू हा तू। अरे किसी ने हू करके डरा दिया तो घर वापस भागते नहीं बनेगा। क्यों मैं डरपोक हूँ किसी से? अरे हाथ भी हिला दूँ तो 10-12 गुंडे तो ऐसी ज़मीन चाट जाएं। माँ गप्पी थी ध्रुव की बहन, और दून तीनी हाँकती रहती थी, और अगर बीच में ना उठता वह बहरूपिया। आय जी राजन, अच्छा खामखा की बहस रहने दो, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। ज़रा फायर प्लेस में आग जलाने का इंतजाम करो, मैं वहीं चाय बैठकर पीऊँगा। मुझे धीरे धीरे आई जी राजन की दिनचर्या का पता चल गया था। और आई जी राजन शाम को लगभग 7 बजे घर आता था, फायर प्लेस में आग लगाता था और सामने बैठकर चाय पीता था। उसको ख़त्म करने का सबसे अच्छा समय था। मेरे दिमाग में उसको ख़त्म करने का एक बहुत बढ़िया बढ़िया अच्छा आइडिया आ गया था। पर समस्या सिर्फ एक ही थी ध्रुव, कि मैं ध्रुव को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन शाम 7 बजे ध्रुव घर पर होता था, और उस वक्त ध्रुव को ख़त्म किए हुए बगैर ध्रुव को ख़त्म किए आई जी राजन को ख़त्म करना असंभव था। इसी समस्या का हल सोचते सोचते एक दिन जब मैं नज़र रखने के बाद वापस लौटी, तब अरे ये क्या, कोई टॉर्च से सोर्स कोड सिग्नल दे रहा है। इस सिग्नल का मतलब है ब्लैक कैट बचाओ। बिजली की फुर्ती से उस जगह पर हुआ, लेकिन अरे यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हिलना मत, वरना तुम्हारे बदन को जयपुर का हवा महल बना दिया जाएगा जिसमें खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं। मैंने आगे और सुनने का इंतजार नहीं किया। ताड़। मेरा फिल्मी डायलॉग सुनने का मूड नहीं था। मेरा मन था चीखें सुनने का, या तड़ाक, कराहें सुनने का, तड़ाक खचाक आहा, और हड्डियाँ के टूटने की आवाज़ सुनने का। मैदान साफ होने में कुछ ही मिनट लगे। कड़ाक। अब मैं उन गुंडों से उस बदतमीजी का कारण पूछ रही थी। वाह वाह वाह, जो देखना चाहता था वह देख लिया मैंने। कौन हो तुम? तड़ तड़ तड़। मैं आपका गुलाम हूँ मैडम ब्लैक कैट। मेरे आदमी भी आपके ही गुलाम हैं। तो फिर मुझ पर हमला क्यों किया? आपकी शक्ति को परखने के लिए मैडम। हम सब आई जी राजन के आदमी हैं। मैं उनका डिप्टी लीडर हूँ गोपाल। हम सब आत्मसमर्पण करना चाहते हैं पर कर नहीं सकते। क्यों? आत्मसमर्पण तो पुलिस के सामने किया जाता है, और पुलिस का सबसे बड़ा अफसर ही हमारा बॉस है। अब बगैर उसको रास्ते से हटाए हम आत्मसमर्पण कर ही नहीं सकते। अब अगर उसे रास्ते से हटा दें तो हम आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं। मेरे दिमाग में तुरंत एक बिजली सी कौंध गई। शाम को 7 बजे ध्रुव को घर पर बाहर का रास्ता मुझे समझ में आ रहा था। उस आईजी राजन को तो मैं चुटकी में रास्ते से हटा दूंगी, पर उसके लिए तुमको मेरा एक काम करना पड़ेगा। एक डकैती डालनी पड़ेगी डायमंड एक्सचेंज सेंटर में शाम के 6:45 बजे। खबरदार कोई अपनी जगह से ना हिले। डकैती डाले हुए 1 मिनट हो चुका था और मेरा बेसब्री से बढ़ती जा रही थी। एक एक मिनट के लिए भारी पड़ रहा था। खतरे का अलार्म तो निश्चित तौर से बच चुका है, पर ध्रुव अब तक क्यों नहीं आया? अब पलक आधे सेकंड के लिए झपकी होगी, फिर पूरा दृश्य बदल गया। धड़ाक। सुपर कमांडो ध्रुव घटनास्थल पर आ चुका था। अब प्लान के हिसाब से मुझे तुरंत आईजी राजन के घर की तरफ रवाना होना था, लेकिन मैं ऐसा कर नहीं सकी। मंत्रमुग्ध हो गई। मंत्रमुग्ध हो गई थी मैं सुपर कमांडो ध्रुव की बेमिसाल एक्शन पैक्ड फाइट देखकर। बिजली की शायद उसकी फुर्ती भी सामने ही मात खा जाती। और गोलियां तो गोलियां उसके अगल बगल से ऐसे गुजर रही थी जैसे उसको पहचानती नहीं। अचानक मुझे ध्यान आया, उफ, मुझे तो आईजी राजन को ख़त्म करना है और मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। ध्रुव को अभी 2 मिनट का समय और लगना था। और आईजी राजन का घर डायमंड एक्सचेंज से ज़्यादा दूर नहीं था, और घर पर सिर्फ 2 सिपाहियों का मामूली से पहरा था। उनकी नज़र बचाकर छत पर पहुंचना मामूली बात थी मेरे लिए। और छत पर पहुंचकर मैंने गुम हो जाना फायर प्लेस की चिमनी के अंदर। और चिमनी के अंदर पहुंचकर दीवार पर चिपका दी थी डायनामाइट की छड़ें। 7 बजने वाले थे। आईजी राजन का घर आ चुका था। घर के बाहर उसकी गाड़ी पर मैंने खड़ी देख ली थी। अब वह घर आकर फायर प्लेस में आग जलाएगा और आग की लपटें धीरे धीरे डायनामाइट तक पहुंचेंगी। डायनामाइट तपेगा और फिर एक धमाके के साथ फटेगा, और उसी के साथ फट जाएगा आईजी राजन का शरीर। मेरा प्लान पूरा हो चुका था। अब धमाका होने से पहले मुझे वहाँ से बच निकलना था, लेकिन लास्ट सतर्कता के बावजूद भी एक कौन हो तुम, रुक जाओ, इसको छोड़ना मत राम सेवक। ये आईजी राजन के सामने घर के अंदर आई है। मुझे रोककर उन सिपाहियों ने अपनी जानों की दुश्मनी मोल ली थी। खचाक। आईजी राजन की बेटी मुझे देख रही थी, लेकिन शायद डर के मारे वो चिल्ला भी नहीं पा रही थी। मैं वहाँ से बचकर भाग निकली, लेकिन सिर्फ 2 कदम तक। मेरा रास्ता रोककर खड़ी हुई थी। चंडिका, तुम यहाँ? हाँ, मैं तुमसे पूछने आई थी कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। रिपोर्ट लिखवाने। चंडिका भी एक अनोखी लड़की थी। कौन थी या तो मैं नहीं जानती, लेकिन वह थी अपराधियों की दुश्मन, और मैं भी थी एक अपराधी। उसको कुछ समझ पाने का मेरा समय नहीं था।
और वहाँ से जल्दी से जल्दी निकल भागना ही मेरा मुख्य मकसद था। तड़ाक। पर चंडिका का मुख्य मकसद मुझे रोकना था, लेकिन मैं ये समझ नहीं पाई थी कि साफ़ सुथरी लड़ाई को लड़कर जीतना असंभव है। धाड़। लगता है कि अब मुझे तेरी लाश पर से गुजर कर पार करना होगा चंडिका। उसके लिए कम से कम 50 साल और इंतज़ार करना होगा ब्लैक कैट। उससे पहले मैं मरने वाली नहीं हूँ। वैसे तुमको इतना इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने पहले ही ध्रुव को सिग्नल भेजकर यहाँ बुला लिया है। वह तुमको ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है। वहाँ आकर खुद ही पता लगा लेगा कि तुम यहाँ आने का मकसद क्या है। धमम। उसके आने से पहले मोड़न छू। चंडिका, ब्लैक कैट, रुक जाओ। आवाज़ कानों में पड़ते ही मेरा शरीर में सिरन दौड़ गई। ध्रुव एक और लड़ाई जीत कर वापस आ गया था। मुझे इस गोपाल ने सब कुछ बता दिया। ब्लैक कैट, तुमको ज़बरदस्त गलतफहमी हुई है। यह सोने के स्मगलों का बॉय IG राजन, यानी इलैया गोपाल राजन, और इसके आदमियों ने हमारी और तुम्हारी लड़ाई के दौरान तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। और यही सुनकर इस IG राजन ने यह प्लान बनाया था। इस प्लान के ज़रिए इसने दो दुश्मन को एक साथ रास्ते से हटते, IG राजन पुलिस, राजन मेहरा और दूसरी ब्लैक कैट। ओफ, इतनी बड़ी गलतफहमी, इतनी बड़ी मूर्खता। मेरा दिमाग चकरा रहा था। सुन समझ कर नहीं पा रही थी। मेरी लड़खड़ाती जुबान ने बड़ी मुश्किल से कुछ शब्द बोले। ध्रुव, अपने डैडी को बचा लो। फायर प्लेस की चिमनी में डायनामाइट फिट है जो किसी समय से फट सकता है। ध्रुव ने आगे कुछ भी सुनने का इंतजार नहीं किया। उसके दिमाग में सब कुछ समझा दिया होगा। फायर प्लेस में आग लग चुकी थी और चिमनी भी काफ़ी गर्म हो चुकी थी। अब उसके रास्ते में अंदर नहीं जाया जा सकता था। चंडिका भी ना जाने क्यों अपनी जान खतरे में डालकर ध्रुव के पीछे लपकी। वह मुझे ही भूल चुकी थी। वह ध्रुव के पीछे गई। ध्रुव इससे पहले कि फायर प्लेस तक पहुंचा, उसे चिल्लाने की आवाज़ आई, पापा हटिए। बात समझाने का समय नहीं रहा होगा, क्योंकि उसके पिता को एक तरफ धक्का दे दिया होगा, लेकिन शायद वह खुद हट नहीं पाया होगा। प्रणाम। और ध्रुव के ठीक बाद पल भर में ही ईंटों और टुकड़े साथ ध्रुव का शरीर हवा में उड़ता हुआ बाहर आ गिरा। और उस बेमिसाल इंसान का छतरछाया शरीर, जिसने हमेशा दूसरों का भला किया, मरते दम तक भी उसकी सांसें खामोश थीं। बहता खून भी धीरे धीरे जमता जा रहा था। हर हरकत थम चुकी थी। सुपर कमांडो ध्रुव मर चुका था। अब मेरा पहले से ही घूमता दिमाग और चक्कर खाने लगा। बिना कुछ सोचे समझे मैं वहाँ से निकल भागी और घर आकर 4 दिनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। लेकिन अखबारों में कुछ नहीं निकला। ध्रुव की मौत की खबर सेंसर कर दी गई, पर ऐसी खबरें दबती नहीं हैं। धीरे धीरे सबको पता चल गया कि ध्रुव मारा गया है। हर अपराधी दावा करने लगा कि ध्रुव को उसने मारा है, पर सच्चाई सिर्फ मुझे पता है, और इसी सच्चाई में आज मैं इस कोर्ट में बयां कर रही हूँ। हम तो कुमारी ब्लैक कैट, आपने फायर प्लेस में डायनामाइट फिट करके विस्फोटक की छड़ें फिट कर दी थी, और वे धीरे धीरे गर्म हुई और इतनी गर्म कि फट गईं, और इस धमाके से श्रीमान ध्रुव मारे गए। हाँ ठीक, ऐसा ही हुआ है। स्वामी कंकाल तंत्र, ब्लैक कैट का बयान 100% झूठा है। इन्होंने ध्रुव को नहीं मारा। डायनामाइट नामक विस्फोट आग में जलकर कभी नहीं फटता। इसमें धमाका करने के लिए इसके अंदर पलीता डालकर पलीते में आग लगानी पड़ती है। दरअसल कोई भी बारूद सिर्फ आग में जलकर नहीं फट सकता। आग में वह बाकी चीज़ों की तरह ही जलकर राख हो जाता है। यह बात तो हर बच्चा जानता है कि दिवाली नामक त्यौहार के हर दिन पटाखे नामक विस्फोटक छुड़ाता है, तो पलीता निकाल कर वह आग लगाएं तो पटाखा नहीं फटता। ब्लैक कैट, तुम्हारा दावा खारिज किया जाता है, पर तुमने झूठ क्यों बोला? ध्रुव एक अच्छा इंसान था। कंकाल तंत्र बहुत अच्छा। ऐसे अच्छे इंसान को मारने का श्रेय ये अपराधी ने, यह मुझे गवारा नहीं था, इसलिए मैंने झूठ बोला। डायनामाइट फिट करने तक की कहानी तो सच है, लेकिन वह डायनामाइट फटा ही नहीं। ध्रुव मेरे हाथों से नहीं मारा गया। तुम भी अग्निद्वार के पार जाकर इंतजार करो ब्लैक कैट। तुम सबके झूठ का फैसला मैं एक साथ ही करूँगा। बायोट्रॉन, अगले गवाह को बुलाओ। डॉक्टर वायरस, पिप 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 पिप, गवाही देने। पिप 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 पिप, स्वामी मेरी ऊर्जा पिप 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 खत्म हो रही है। पिप 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 पिप, मुझे बायोट्रॉन की बैटरी को चार्ज करने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक के लिए मध्यांतर घोषित किया जाता है। मध्यांतर के बाद में कंकाल तंत्र बाकी माँ खलनायकों, यानी ग्रैंड मास्टर रोबो, मादाम सुप्रीमा, राक्षस चंडकाल, डॉक्टर वायरस और चुम्बा सम्राट की गवाहियाँ सुनूंगा, और तब फैसला करूंगा कि सुपर कमांडो ध्रुव का हत्यारा कौन। इस महारोचक दर्दनाक कथा का अंतिम भाग शीघ्र प्रकाशित हो रहा है। आंसू थाम कर इंतजार कीजिए क्रमशः। जी हाँ दोस्तों, इसका अगला भाग हत्यारा कौन और ये मैंने मारा ध्रुव को कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। वैसे तो ये हत्यारा कौन कॉमिक्स में ही पता लगेगा कि ध्रुव कौन है, लेकिन बीच में एक अड़चन आ जाती है, और ये कॉमिक्स, ये हत्यारा कौन से पहले एक नई कॉमिक्स बीच में एंटर होती है, महामानव की गवाही। तो दोस्तों मिलते हैं इस कॉमिक्स के अगले पार्ट में, महामानव की गवाही,
ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माई लाइफ चैनल। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स महामानव की गवाही, जो मैंने मारा ध्रुव के कॉमिक्स के बाद का अगला पार्ट है। अगर आपने मैंने मारा ध्रुव की कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में ध्रुव की कॉमिक्स प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। तो और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। महामानव की गवाही, ये देख सकते हैं इस तरह से कवर फर्स्ट। सुपर कमांडो ध्रुव, मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन का अतिरिक्त अंक। पूर्वासार, सुपर कमांडो ध्रुव मारा गया, किसने मारा कैसे मारा कोई नहीं जानता, मगर दावा हर कोई कर रहा है मैंने मारा ध्रुव को। कारण था एक रहस्यमय पात्र कंकाल तंत्र जो जानना चाहता था कि वास्तव में सदी के सबसे बड़े महानायक का हत्यारा कौन है। और तब बैठी क्राइम कोर्ट ताकि दूध का दूध और पानी का पानी किया जा सके और खुद को ध्रुव का हत्यारा साबित कर देता। उसे मिलनी थी पूरी दुनिया पर राज करने लायक शक्ति। उसके बाद शुरू हुआ एक के बाद एक गवाहियों का सिलसिला। सबने सुनाई अपनी गवाही कि कैसे उन्होंने ध्रुव को मौत के घाट उतारा, और उनकी गवाहियों को कंकाल तंत्र के रोबोट बायोट्रॉन ने साबित कर दिया झूठा। अभी धनीराज, बोनावामन और ब्लैक कैट की गवाहियाँ हुई थी, और क्राइम कोर्ट के में कदम रखा उस जल्दरे ने जिस दुनिया महामानव के नाम से जानती थी, और उसके आने का मकसद था ध्रुव को मारने का श्रेय लेने वाले झूठों को ऊपर का रास्ता दिखाना। क्योंकि महामानव के अनुसार ध्रुव को उसने मारा था और कोई उसे मारने का श्रेय ले ये हरगिज मंजूर नहीं था। लेकिन उससे पहले कि ये क्राइम कोर्ट में बैठे सभी महाखलनायकों को ख़त्म कर देता, कंकाल तंत्र ने उसे अपनी गवाही देने का अनुरोध किया। महामानव के लिए क्राइम कोर्ट जैसी चीज़ मान्य नहीं रखती थी, इसलिए उसने उस वेबिनार में गवाही मारने से इनकार कर दिया और बताया कि आखिर उसने ध्रुव को कैसे मारा। पूर्वोत्तर घटनाक्रम, सुपर कमांडो ध्रुव की महागाथा मैंने मारा ध्रुव से लिया गया है। चूँकि महामानव ने अपनी कहानी को आधिकारिक रूप से गवाही के रूप में दर्ज करने से इनकार कर दिया था, इसलिए उसके विवरणों को पूर्व प्रकाशित विशेषांक में शामिल नहीं किया गया था। गवाही में होने के बावजूद भी ये कहानी ध्रुव की अनुपम शौर्य गाथा का ज्वलंत उदाहरण थी, और इससे ज़्यादा दिमाग तक पाठकों उसे छिपाकर रखना ध्रुव जैसे महानायक का अपमान था। इसलिए जब राज कॉमिक्स में मैंने मारा ध्रुव को और हत्यारा कौन के संयुक्त संस्करण के रूप में प्रकाशित किया गया, तो मैंने इस शौर्य गाथा को उसके संयुक्त संस्करण में शामिल करने से खुद को रोक नहीं पाया। तो पाठकों ने किन्हीं भी कारणों संयुक्त संस्करण से वंचित रह गए, तो उसके लिए इस गवाही को जन्म से प्रकाशित किया जा रहा है। तो आइए मिलकर जानते हैं कि क्यों ध्रुव को इस सदी का श्रेष्ठतम महानायक कहते हैं। पढ़कर महामानव की गवाही, राज कॉमिक्स है मेरा जुनून। नोट, इस घटनाक्रम से पहले की गवाहियों के बारे में जानने के लिए पढ़ें मैंने मारा ध्रुव को, और घटनाक्रम के बाद की गवाहियों के बारे में जानने के लिए पढ़ें हत्यारा कौन। महामानव की गवाही, मध्यांतर के बाद अब तुम्हारी बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज है बायोट्रॉन। अगली गवाही के लिए महाखलनायक। एक मिनट, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं इस संत समागम को, परंतु तुम लोग तो इतनी परतों के अंदर छिपो जितनी प्याज में भी नहीं होती। ओहो, तो तुम में से कई लोग तो मुझे, आप कौन है श्रीमान, आपने इस अत्यंत गुप्त कक्ष को कैसे ढूंढ निकाला। ओहो, तो तुम में से कई लोग मुझे जानते नहीं हो। दरअसल कीड़ों से मैं जान पहचान नहीं करता, सिर्फ उन्हें मसलता हूँ, और आज भी यहाँ वही करने आया। तुम सब कीड़ों को मसलने आए हो और ध्रुव को मारने का दावा कर रहे हैं। शांत हो रही श्रीमान, पहले मुझे अपना परिचय तो दीजिए, फिर मसलने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। महामानव हूँ मैं, मानव के विकास की अंतिम सीमा। मानव मस्तिष्क इस स्तर से ऊपर जा ही नहीं सकता, और फिर भी उस लड़के ने मुझे मात दी जिसकी मौत को श्रेय का लड्डू खाने तुम सब यहाँ बैठे हो। जबकि सच तो यह है कि मैंने उसकी जान मैंने ली है, महाशक्तिशाली महामानव ने। यह महानमूना आखिर है कौन। श्रीमान, महामानव का जिक्र UN की क्लासीफाइड फाइल्स में है, परंतु उनका कोई चित्र नहीं है। अगर आप हमें मसलने से पहले अपनी गवाही देने की कृपा करें तो हमें अत्यधिक प्रसन्नता होगी। श्रीमान महामानव, गवाही, ऐसी अदालत को भी, जब मैं ऐसी अदालत को नहीं मानता तो गवाही कैसी मूर्ख। चलिए श्रीमान, हम उसे गवाही नहीं एक कहानी समझकर सुन लेते हैं। आपके वृत्तांत को हम गवाहियों में शामिल नहीं करेंगे। मरने वालों की आखिरी इच्छा मैं ज़रूर पूरी करता हूँ। तो सुनो, अपने लाखों वर्षों के जीवन में मुझे एक ही इंसान ने मात दी है, सुपर कमांडो ध्रुव ने।
उसने मुझे खौलते लावे में गिराकर मेरा अंत कर दिया था, क्योंकि गर्मी से मेरे मानसिक शक्ति एक बच्चे से भी गई गुजरी हो जाती थी। तो वो तो भला हो कि मेरी बची कुची मानसिक ऊर्जा का जिसने मुझे अपने कवच में सुरक्षित रख दिया था, पर मेरा दिमाग उस लावे से भी ज़्यादा खौल रहा था। आखिर एक प्रागैतिहासिक दिमाग मुझे भला कैसे मार सकता था। मैं उस अपनी चुटकी में पकड़कर उसे मसलने के लिए बेताब हो रहा था, पर बेतहाशा ऊष्मा ने मुझे बंदी बना रखा था। तभी न जाने मुझे ऊर्जा ने मुझसे संपर्क किया। किसी मानसधारी की शक्ति का सिर्फ अंश मात्र थी वह ऊर्जा, और अपनी मानसिक ऊर्जा से उसने मुझे इतनी शक्ति दी कि एक जलगत ज्वालामुखी को फोड़कर बाहर आ सकूं। और सतह पर भारतीय शिप नजर आई, जिसमें सर्कस के कुछ कलाकारों और जानवरों को भारत ले जाया जा रहा था। उन्होंने मुझे बौने जोकरों जैसा अजूबा समझकर अपने साथ ले लिया, और वहीं पर मुझे ध्रुव के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला। दुनिया भर के सर्कस के लोगों के बीच भगवान की तरह पूजा जाता था वह। मुझे तो ठीक से सोचने के लिए भी ठंडा माहौल चाहिए था, पर वह जगह जल्दी ही मुझे मिल गई। वह स्कूलिंग क्यूबिकल में जिसमें उत्तरी ध्रुव से लाई पेंगुइन्स को रखा गया था, उसने मेरे दिमाग को थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दिया था। मैं जानता था कि मेरी मानसिक शक्तियों को अपने पुराने स्तर पर आने में थोड़ा समय लगेगा, और उस दौरान कुछ भी हो सकता था। मैं फ़िलहाल सिर्फ जानवरों जैसी मानसिक स्तर वाले दिमागों को ही कंट्रोल कर सकता था, और उनकी मदद से ही सबसे पहले मुझे उसे निपटाना था, जो मेरी इसी और कमज़ोर हालत में भी खतरा बन सकता था। इस मैच में तुम्हारे शामिल होने से हिंदुस्तान के इस खेल को बहुत बढ़ावा मिलेगा ध्रुव। हम तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करें वह कम है। हालांकि मुझे तुमसे एक शिकायत है, वह क्या कि तुम इस खेल में शामिल नहीं हो रहे हो, वरना यह गेम अभूतपूर्व बन जाता। ई बचो बचो, यह क्या अजूबा है। अब क्या आसमान से हाथी बरसेंगे। यह कवच, यह सामान नहीं लग रहा है। इस हाथी को किसी खास मकसद से भेजा गया है। इसे मैंने भेजा है। कौन है जिसने मेरे दिमाग पढ़ लिया। महामानव, तुम ज्वालामुखी के लावे कैसे आज़ाद हो गए, यह तो मैं खुद भी नहीं जानता, पर यह जान ले कि कोई भी कैद मुझे तुझे मौत देने से नहीं रोक सकती। लगता है तुम अपना होमवर्क करके नहीं आए हो महामानव, वरना तुम जानते कि यह बेजुबान ध्रुव के दुश्मन कभी नहीं हो सकते। आहा, ध्रुव की चीख मेरे कानों में संगीत सी बजरी उठी, और अभी उसे ऐसी चीखें और सुननी थी मुझे। गोलियां मेरे गोलियों गोलियां मेरे वश में आ चुके हाथी के मानसिक कवच को पार नहीं कर सकती थी। ध्रुव को मरना ही था, पर मुझे हराने वाला भी इतनी जल्दी भला कैसे मर सकता था। ओ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया। ऐसे ही तुम्हारे दो और बेजुबान दोस्त, तुम्हारी बहन श्वेता और बाप राजन मेहरा के पीछे लगे हैं। एक 2,000 पाउंड का शेर है और दूसरा 7,000 पाउंड का गैंडा। ध्रुव का दिमाग चिंता में उलझ गया। मैंने बचाव के उपाय सोच पाना उसके लिए मुश्किल था। श्वेता, तू कहाँ है? तू किसी खतरे में तो नहीं है? उस हाथी को मैंने और खूंखार बनाने में लगा दिया, और मुसीबत में तो पापा का सरकारी बंगला है। करीम जैसी पर्सनैलिटी वाला कोई प्राणी इस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, और पापा मम्मी बाहर गए हुए हैं एयरफोर्स डे पर चीफ गेस्ट बनकर। तू बस वहाँ से निकल, एक गैंडा तेरा पीछा करेगा, उससे बचते रहना। और ध्यान से सुन। पता नहीं ध्रुव अपने बचकाने स्टार में क्या फुसफुसा रहा था कि मेरा ध्यान तो फिलहाल उस हाथी की और खूंखार बनाने में लगा था। आहा, इस पर तो कोई भी वार असर नहीं करेगा, मैं चाहे कितनी भी तरकीब लगा लूँ। आहा, इसे थोड़ा उलझाना होगा इसे थोड़ा तड़ 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 तड़, ताकि मुझे अपनी योजना पर काम करने का मौका मिल सके। और इसमें मेरी मदद करेगी यह फुटबॉल मशीन, जिसका प्रयोग खिलाड़ियों और गोलकीपर को ट्रेन करने में किया जाता है। अब इसका गुस्सा भड़केगा। पिच च्या कोई और योजना बनाई थी उसने। अब मैं उसका दिमाग पढ़ पाने में असमर्थ था। अपना सारा ध्यान उन जानवरों को कंट्रोल करने में जो लगाना पड़ रहा था, शायद बचने की आखिरी कोशिश कर रहा था। और साथ ही साथ एक और आश्चर्यजनक चीज़ हो रही थी। मुझे वह ऊर्जा बढ़ती हुई महसूस हो रही थी जिसने मुझे लावे से बाहर निकालने में मदद की थी। और यह ना ध्रुव के लिए अच्छी खबर थी, ना ही उसके परिवार के लिए। उसकी बहन मौत के ज़्यादा करीब थी। महामानव यानी मेरे क्रोध से उसे कोई नहीं बचा सकता था सिवाय खुद महामानव के। लेकिन उस दुष्ट ध्रुव का दिमाग बिल्कुल यही कर रहा था। वह मेरी शक्ति को मेरी ही शक्ति से टकराने जा रहा था। उस टक्कर के वेग से मेरा दिमाग तक पल भर के लिए बुरी तरह झंझना गया। जरा सोचो, उस बेचारे हाथी और गैंडे का क्या हाल हुआ होगा।
तुरंत दोनों बेहोश हो गए थे और इस मामूली सफलता से उस लड़के का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था। अच्छा वार किया तूने, पर अपने माँ बाप को मेरे शेर से कैसे बचाएगा? बचना तो अब तुम्हें है महामानव, और अपने उस शेर को तुरंत रोक लो, वरना मैं तुम्हारा यह उड़न किला तोड़कर तुम्हारे दिमाग की गर्मी निकाल दूंगा। हा हा हा। इस कूलिंग एंकलाइजर तक तो न्यूक्लियर मिसाइल तक भी नहीं पहुंच सकती। बच्चे, गीदड़ झपकी मत दे, मैं तो सिर्फ तुम्हें सावधान कर रहा था। खैर, जैसी तुम्हारी मर्जी। स्वी कक। उस आवाज़ का मतलब तो मैं तो नहीं, पर वे पेंगुइन ज़रूर समझ गई, और मैं 1 सेकंड में अपनी गलती समझ गया। मैंने पेंगुइन के निरी समझकर अपने साथ रखकर एक भयानक भूल की थी, क्योंकि ध्रुव चिड़ियों से बात कर सकता था। मेरे कुछ समझ पाने से पहले उन पेंगुइन ने बिजली की फुर्ती से कूलिंग इक्वलाइजर के कंट्रोल्स को ऑफ कर दिया, और उस बंद डिब्बे में गर्मी और घुटन तेजी से बढ़ने लगी, और अब उसे तोड़ना ही एकमात्र उपाय था। और जैसे ही वह दुष्ट लड़का चाहता था, अब मैं एक बार फिर ध्रुव के हाथों से मात खाने वाला था, क्योंकि बाहर चमकता हुआ सूर्य मेरा हाल फिर से बेहाल करने वाला था। लेकिन किस्मत इस बार मेरे साथ थी। अरे, मेरी मानसिक ऊर्जा तो इस बार गर्मी में भी बरकरार है। अच्छा किया तूने मुझसे यह डिब्बा तोड़वा दिया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चल पाता। अरे, भागता कहाँ है? थैंक यू तो लेता जा मेरा। अब तो बाबा मम्मी भी मुझे बचाना पड़ेगा। मैं भी चलूँगी। शेर कॉकरोच जितना डरावना थोड़ी होता है। ठीक है बहादुर बहन, मान गया, फिर भी तू घर जा। राजनगर एयरबेस, यह क्या चीज़ है और यह कहाँ से आ टपका? गोलियों पर तो यह ध्यान तक नहीं दे रहा। सभी पीछे हट जाएं, हम एयर स्ट्राइक करने जा रहे हैं। टारगेट लॉक्ड, स्ट्राइक 1 सक्सेसफुल, टारगेट डेस्ट्रॉयड। कर आहा, ओ माय गॉड, यह शेर है या शेर का भूत? है तो ये शेर ही पापा, लेकिन भूत से कम नहीं है। आप सब लोग पीछे हट जाइए, मैं इससे बात करके शांत करने की कोशिश करता हूँ। गुर्र गुर्र। आहा आहा, यह बातचीत में नहीं, तुम्हारा खून पीने में दिलचस्पी रखता है। महामानव की शक्तियाँ गर्मी में भी बरकरार हैं, बल्कि उल्टे हुए शक्तियाँ बढ़ रही हैं। कैसे? अब यह तारीफ नहीं, सच्चाई थी। उसने डटकर मुकाबला करने की ठान ली थी। शायद पेंगुइन ने उसे बता दिया था कि वे सभी जानवर सर्कस के हैं। तभी तो उसने शेर की कमजोरी का फ़ायदा उठाया, और छल्ले को देखकर शेर उसके अंदर उसके पार कूदने की इच्छा जाग उठी, और वह ध्रुव की चाल या कहो पिघले टायर में फंस गया। कर, और पर एक कमी रह गई। टायर में तो सिर्फ उसके अगले पंजे फंसे थे। ध्रुव अपने ही जाल में फंस गया था, और अब किसी भी क्षण शेर उसका सिर चबाने वाला था। लेकिन तभी वह हुआ जिसकी वह कल्पना तक नहीं कर सकता था। मेरे मानसिक कवच को कागज की तरह काट डाला था उस खड़ग ने। पर खड़ग था तो कोई उसे चलाने वाला भी कोई चाहिए था। और तब वह सामने आया, वह शख्स जो या तो मेरी जिसमें शायद मेरी जान भी था या मेरी मौत भी। किसने किरगी की यौगिक शक्तियों को खींचकर उसका प्रयोग ध्रुव पर करने का साहस किया है? किरगी, नंजा किरगी, तुम यहाँ पर कैसे? उधर हिमालय पर मानवों की आवाजाही बढ़ गई है, उससे मेरी साधना में व्यवधान पड़ रहा था, तो मैं हिमालय की एक भूमिगत कंदरा में चला गया था। माँ साधना के दौरान मुझे अपनी बूंद भर शक्ति खिंचती महसूस हुई, तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर भी मुझे आभास हुआ कि कोई उसका प्रयोग तुम्हें मारने के लिए कर रहा है, तो मैं तुरंत यहाँ के लिए रवाना हो गया। किरगी नाम था उसका, और जो उसी की ऊर्जा थी जिसने पहले मुझे ज्वालामुखी से आज़ाद किया, और फिर उस ठंडे बक्से से। ओह, यानी तुम पास आते जा रहे थे और मेरी तुमसे ऊर्जा खींचने की ओह, यानी तुम पास आते जा रहे हो और मेरी तुमसे ऊर्जा खींचने की गति बढ़ती जा रही है, और यही ऊर्जा मुझे गर्मी में भी पूर्ण चैतन्य रहने की शक्ति प्रदान कर रही है। अब तुम मेरे सामने आ गए हो, वाह। अब मैं जितनी पास आऊँगा तेरे प्राण उतनी जल्दी निकलेंगे। गलत, तेरे अति विकसित मस्तिष्क के आगे तेरा दिमाग मेरे अति विकसित मस्तिष्क के आगे तेरा दिमाग कुछ भी नहीं है निंजा। मैं तेरी शक्तियाँ इतनी आसानी से खींच सकता हूँ जैसे स्ट्रॉ से शरबत। आहा, यह तो बहुत शक्तिशाली है। मैं नियंत्रण खो रहा हूँ। किरगी असावधान था, वह आसानी से मेरे कब्जे में आ गया था, और मेरी शक्तियाँ अब ऐसे बढ़ रही थीं कि मानो समुद्र में सुनामी आ गई हो, और सूर्य तक मुझे खिलौने से लग रहा था। और अब तो किरगी भी मेरे वश में आ गया था। तू बहुत शक्तिशाली है ध्रुव। दोस्त के हाथ से मौत बिरलों को मिलती है।
किरगी ख़त्म कर दे, इसे काट डाल। ध्रुव को उसे बचाने वाला वहाँ थे हालांकि गोलियां किरगी का कपड़ा तक नहीं भेद पाती, फिर भी कुछ ने कोशिश की, लेकिन किरगी का खड्ग उससे ज़्यादा तेज और धारदार था। अब किरगी के हाथों में ध्रुव की मौत थी, लेकिन वह खुद भी जानता था कि वह उस मौत से बचने के लिए ब्रह्मांड की किसी भी शक्ति से मदद नहीं मांग सकता था। फिर भी वह लड़ रहा था। 10 मिनट से लगातार बचता रहा। फिर वह न जाने कैसे मरने से पहले वह किसी चीज़ का इंतजार कर रहा था और गहरी सोच में नजर आ रहा था। मैं हालांकि उसका दिमाग पढ़ तो सकता था, पर ऐसा करते ही किरगी मेरा मानसिक कैसे आज़ाद हो जाता और फिर मैं जोखिम नहीं उठा सकता था और यहीं मैं मात खा गया। अरे यह क्या, तू बचेगा नहीं, चाहे वह न्यूक्लियर मिसाइल ही क्यों ना हो या उससे ही बड़ी चीज़ है। महामानव, तुम्हारी शक्तियों से युक्त जानवर बस होश में आने के बाद अब ये मेरी बात सुन रहे हैं और मान भी रहे हैं। तू मेरा मैसेज बिल्कुल सही समझी श्वेता, फटाफट ट्रक में इन्हें ले आई। थैंक्स थैंक्स रखो जेब में, मैं तो पापा मम्मी को बचाने आई थी। इस महाटक्कर से होश में आए किरगी ने अपने आप को संभाल लिया और यौगिक शक्ति का प्रवाह रुक गया। अब वह फिर से यह भाव शुरू करना था, पर ध्रुव नाम की इस मुसीबत को ख़त्म करने के बाद, वरना उसके टांग अड़ाने रहने का सिलसिला अंतहीन हो सकता था। शक्तियाँ बढ़ चुकी थी मेरी। अब मैं कुछ हद तक प्रकृति को नियंत्रित कर सकता था। ध्रुव ने भागने की कोशिश तो की, पर बिजलियों का निशाना वह और सिर्फ वही था। बिजलियों ने तो शायद 1-2 बार बच सकता था, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं, और यह बात वह भी जानता था, और इसलिए वह शायद हेलीकॉप्टर से भागने की कोशिश में था और मेरा उस पर ध्यान देना काम बिजलियों का था। मैं किरगी से यौगिक ऊर्जा खींचने की धींगा मुश्ती में एक बार फिर से मस्त हो गया। और किरगी शक्तिशाली तो था जरूर, पर मेरे जितना विकसित नहीं था। हारना तो हर हाल में उसी को था। मैं उसकी शक्तियाँ खींचने में इतना मग्न हो गया था कि मैंने एकदम से अपनी बगल में आ चुके उस हेलीकॉप्टर पर ध्यान ही नहीं दिया। और उसी पल कौन थी बिजली की लहर ने हेलीकॉप्टर को अपना निशाना बनाया और ध्रुव चीखा तो जरूर, पर मौत की उस कड़कड़ाहट में उसकी आखिरी चीख दब कर रह गई। और अगले ही पल मैं भी चीख उठा और मेरी शक्ति से पैदा हो गई बिजली से लिपटा हुआ वह हेलीकॉप्टर पूरे वेग से मुझसे आ टकराया। भयानक झटका लगा था मुझे। ध्रुव दिमाग अंधेरे में डूबता लगा मेरा। मैंने अंधेरे में डूबती आंखों से मैंने जो आखिरी दृश्य देखा वह हेलीकॉप्टर के फटने का था। बिजली गिरने से खाक हो चुके ध्रुव का शरीर अब कणों में बदल चुका था। किरगी से भी मेरा संपर्क टूट गया था और जब मुझे होश आया तो मैं समुद्र तल के कई मीटर ठंडे पानी में था। पानी का ठंडापन मुझे होश ला रहा था और किरगी से खींची गई यौगिक ऊर्जा मेरे अंदर से गायब हो चुकी थी। शायद किरगी उसको मुझसे वापस लेने में सफल हो गया था, पर मेरा सबसे बड़ा काम तो हो गया था। ध्रुव मेरे हाथों ख़त्म हो चुका था। मैं तो उत्तरी ध्रुव की ओर रवाना भी हो चुका था, पर तभी हवा में उड़ती मानसिक तरंगों ने मुझे इस नौटंकी की खबर मिली। अब बताओ क्या करूं मैं तुम सब झूठों का। श्रीमान महामानव के प्रश्न का उत्तर दो बायोट्रॉन। इनकी गवाही बयान अक्षरश सत्य है। देखा, सिवाय एक तथ्य के महामानव जी, आपने ध्रुव को नहीं मारा। क्या बकवास कर रहा है तू? गिरती बिजली के नीचे खड़ा होकर देख, फिर बोल, अगर बोल पाए तो। आपका मस्तिष्क विकसित अवश्य है श्रीमान, पर वैज्ञानिक तथ्य इसमें से लापता हैं। उस धातु के प्लेन जैसी खोखली चीज़ के अंदर बिजली गिरती है तो उसके ऊपरी सतह पर जरूर तीव्र आवेश चार्ज आ जाता है, पर उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य रहता है, यानी जीरो। इसे फेराड केस भी कहते हैं। ध्रुव उड़ते हेलीकॉप्टर के अंदर था, यानी कि उसको झटका लग ही नहीं सकता था, क्योंकि चार्ज अंदर था ही नहीं। हमारे अनुमान के अनुसार उसकी वह हालत बिजली की तीव्र झमक के कारण थी, और आपने हेलीकॉप्टर के टकराने के तुरंत बाद बाहर कूद गया था। यह तू कैसे कह सकता है? इसकी गवाही से बताएं श्रीमान किरगी। यह सच है। ध्रुव का तो बाल विवाह का नहीं हुआ था, बल्कि हम दोनों ने मिलकर काफ़ी देर तक उसे ढूंढा भी था। धन्यवाद किरगी जी, अब आप जा सकते हैं, परंतु यहाँ की स्मृति कृपया अपने दिमाग से साफ कर दें। यह हमारा नियम है। श्रीमान महामानव, अब तो आप हमें मारने से पहले यह अवश्य जानना चाहेंगे कि ध्रुव को आपने नहीं किसने मारा है। अब आप उस द्वार के पार हमारी खास आरामगाह में गवाही यहाँ पूरी होने का इंतजार करें। आहा, मैं तो फिर से उसी लावे में पहुँच गया जहाँ से मैं चला था। धोखा, कंकाल तंत्र। ओहो, मेरी स्मृति जा रही है।
अगले महाखलनायक डॉक्टर वायरस गवाही देने के लिए पधारे क्रमशः। आगे गवाहियाँ जारी रहेंगी हत्यारा कौन में। तो दोस्तों ये महामानव की गवाही कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। अब मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट हत्यारा कौन में। तो आप कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आपका स्वागत है इस शानदार कॉमिक्स में जिसका नाम है हत्यारा कौन। इससे पहले के 2 पार्ट मैंने मारा ध्रुव को और महामानव की गवाही आप पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो ध्रुव हमारे चैनल के ध्रुव की प्लेलिस्ट में पढ़िए जिससे ये कॉमिक्स आपको क्लियर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की आगामी अगली और आखिरी कॉमिक इस पर कहानी की, हत्यारा कौन सुपर कमांडो ध्रुव। ये देख सकते हैं इस तरह से कवर पृष्ठ। ये है स्वागत है, ये है क्राइम कोर्ट, अद्भुत शक्ति और एक कंकाल तंत्र की अदालत जो बैठी है सुपर कमांडो ध्रुव के हत्यारे का पता लगाने के लिए, उसको परम खलनायक की उपाधि से विभूषित करने के लिए। उपस्थित महाखलनायकों एवं माफिया सरदारों, मैं कंकाल तंत्र मध्यांतर के दौरान अपने सर्वज्ञानी रोबोट बायोट्रॉन की बैटरी चार्ज कर चुका हूँ। महाखलनायक ध्वनिराज बोनावावन, महाखलनायक का ब्लैक कैट का यह दावा कि उन्होंने ध्रुव को मारा था खारिज किया जा चुका है। अब हम डॉक्टर वायरस, सम्राट चुम्बा, श्रीमान चंडकाल, ग्रैंड मास्टर रो एवं मादाम सुप्रीमा की गवाही सुनेंगे और फिर इसके बाद ये फैसला करेंगे कि सुपर कमांडो ध्रुव का हत्यारा कौन। बायोट्रॉन कार्रवाई शुरू करें। तो अब बीच में महामानव आ गया था, वो अपनी गवाही उसकी झूठी साबित हो गई और वो वापस जाके लावे में चला गया। अब आगे बायोट्रॉन बुला रहा है, महाखलनायक डॉक्टर वायरस कृपया गवाही देने पधारें। चौथी गवाही, डॉक्टर वायरस, मैंने मारा ध्रुव को। डॉक्टर वायरस, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? मेरे पास तो किसी को भी परलोक पहुंचाने के 2 तरीके हैं, बैक्टीरिया द्वारा या वायरस द्वारा। सुपर कमांडो ध्रुव पर मैंने अपने दोनों ही ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया। दरअसल मेरा प्लान तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए था। सुपर कमांडो ध्रुव तो अपनी मौत को ढूंढता ढूंढता वहाँ तक आ गया था। मैंने राजनगर के उत्तरी भाग में एक लेबोरेटरी बनाई थी और उस पर तो लेबोरेटरी का मकसद माइक्रोबायोलॉजी में नई नई रिसर्च करना था। लेकिन अंदर की बात तो ये थी कि वहाँ पर मैं अपने काम के लिए नए नए घातक किस्म के जीवाणु और विषाणुओं का निर्माण करता था। लेबोरेटरी में प्रयोग की आड़ में मैंने चूहे खरीदने शुरू कर दिए। एक जिंदा चूहे की कीमत मैं 2 रुपये देता था। गरीब लोगों में चूहे पकड़ने की होड़ लग गई। लोग लाइन लगाकर चूहे बेचने आते थे। देखते ही देखते मेरे पास हज़ारों हज़ार चूहे इकट्ठे हो गए थे। इसी दौरान मैंने अपनी लेबोरेटरी में प्लेग के कीटाणु बेशुमार तादाद में बना लिए थे। आगे काम आसान था, फिस चूहों पर प्लेग के कीटाणुओं का स्प्रे करना और उस पर मोहर छोड़ना। प्लेग एक ऐसी बीमारी है जो बला की ताकत से तेज़ी से फैलती है और जब प्लेग अपना विकराल रूप दिखाता है तो गिरती हैं लाशें दनादन, फैलता है आतंक। अंतर्राज्यीय बस अड्डा, मौत से डर से लोग अपनी सारी बेशकीमती चीज़ें छोड़कर उस इलाके से ही भाग निकलते हैं और पूरा इलाका ऐसे खाली हो जाता है जैसे मानो मरघट का या कब्रिस्तान का दूसरा रूप हो। सोचो बायोट्रॉन, उस समय कई करोड़ों का माल लूटना कितना आसान होता है। घर का ताला तोड़ो, माल निकालो। अब पकड़ने वाला भी कोई नहीं होता है क्योंकि पुलिस वाले भी डर के मारे प्लेग ग्रस्त एरिया में नहीं जाते और मेरे आदमियों को रोग लगने का कोई डर ही नहीं है क्योंकि मैंने उन्हें एंटी प्लेग की दवाई दे रखी थी। वे दवाई खाकर ही लूटने जाया करते थे। काम जल्दी जल्दी करना था क्योंकि मुझे मालूम था कि जल्दी ही सरकार इस प्लेग से निपटने का कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेगी। अब मुझे भी एक खबर मिल चुकी थी कि राजनगर के माइक्रोबायोलॉजिस्ट का एक दल किसी भी वक्त प्लेगग्रस्त उत्तरी राजनगर में आ सकता है। मुझे पहले ही एक दूसरी घातक बीमारी का वायरस बना लेना था ताकि बीमारियों का दौर कभी ख़त्म ही ना हो। मेरे पास कई किस्म के घातक जीवाणु तैयार हो गए थे और अब मेरा प्लान का दूसरा भाग शुरू होता था। ये लो, इसको पूर्वी राजनगर के मेन वाटर सप्लाई टैंक में मिला दो। ओके बॉस। अब बीमारी पूर्वी राजनगर फैलेगी और वह इलाका भी खाली हो जाएगा। फिर हम पूर्वी राजनगर को लूटेंगे। कभी तुम्हारा ये मकसद कभी पूरा नहीं होगा वायरस। घूमते ही हल्का सा घबरा तो गया था मैं। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो और यहाँ तक कैसे आ गए? जवाब आखिरी सवाल से देना शुरू करता हूँ। यहाँ आने का कारण सीधा सा है। इस पूरे इलाके में सिर्फ इसी बिल्डिंग में लाइट जल रही है और तुम्हारा नाम मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी और तुम्हारी बहुत पुरानी जान पहचान है
और पहले सवाल का जवाब है कि मैं हूँ डॉक्टर वर्गीस उर्फ बर्फ मानव। मैं तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एक टीम लेकर आया था, पर यहाँ पर तो रोग फैलने का कारण ही तुरंत पता चल गया। घबराहट में मैं चिल्ला उठा, ओहो ख़त्म कर दो इसको। मेरे आदमी ख़त्म करने का एक ही तरीका जानते थे, गोली चलाना। पर गोली उस बर्फ़ के जिस्म पर क्या असर डालती। तब मैंने फ्लेम थोर उठा चुका था और आग की लपट उस बर्फमाला की तरफ लपटी। अभी मैं तेरे बर्फीले बदन को उबलते पानी में बदलकर नाली में बहा दूंगा। आग अगर बर्फ़ को पानी में बदल सकती है वायरस, तो पानी भी आग को बुझा सकता है। तो अब तू अपनी सांसें बचाने की सोच। और तोड़ डाला मैंने उसके बर्फ़ के बदन को, फिर देखता हूँ कैसे बचता है। मेरे आदमी चारों तरफ से बर्फ़माला पर टूट पड़े। बर्फ़ के टुकड़े टूट टूट कर हवा में उड़ने लगे। वर्गीस के पूरे शरीर में दरारें पड़ रही थीं। 4-5 बारों के अंदर ही वर्गीस का पूरा बदन टुकड़े टुकड़े हो जाना था, लेकिन वह 4-5 बारों का चलने का मौका ही नहीं मिला। न जाने कहाँ से वहाँ पर वह शैतान का अवतार आ धमका, जिसका नाम था ताड़ सुपर कमांडो ध्रुव। हाँ मैं, अब तुम पूछोगे मैं यहाँ पर कैसे आ गया, तो मैं तो दवाइयों से भरा एक ट्रक लेकर उत्तरी राजनगर में आया था, क्योंकि कोई भी ड्राइवर यहाँ आने को तैयार ही नहीं था। बस मैं उनसे ज़रा जान पहचान करने रुक गया, तो मैं जान पहचान करने के बाद उन्होंने मुझे तुम्हारा नाम और पता बता दिया। धड़ाक। लेकिन रास्ते में मेरी मुलाकात तुम्हारे कुछ आदमियों से हो गई। वे लोग गहने, पैसे और बेशकीमती चीज़ों से भरा ट्रक लेकर कहीं जा रहे थे। मैंने उनसे जान पहचान की और तुम्हारा नाम और पता उन्होंने बता दिया। बस फिर मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ आ गया हूँ तो तुम्हारा मिजाज पुरसी करता ही जाऊँ। अब जरा इन्हें बड़ा जेल खाने की सैर करा दी जाए। क्या ख्याल है डॉक्टर वर्गीस? अति उत्तम ख्याल है ध्रुव। दोनों मुझे असहाय समझकर मेरी ओर बढ़ रहे थे, लेकिन मैं उतना असहाय नहीं था। ये घातक वायरस तुमको मुझ तक पहुँचने से पहले ही ज़मीन पर गिरा देंगे। तुम्हारे वायरस मेरी बर्फ़ की दीवार को पार नहीं कर सकते। वायरस, कोई भी जीवाणु इतनी ठंड में मर जाता है। ये वायरस वे वायरस नहीं है वर्गीस, ठंड का इन पर कोई असर नहीं होता। ये सच कह रहा है ध्रुव, ये वायरस तो बर्फ़ की दीवार को पार कर रहे हैं। तभी एक और आश्चर्य हुआ, इन दुष्ट विषाणुओं पर शीत का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन मेरी अग्नि इनको झुलसा कर रख देगी। वह आग उगलती भट्टी जो भी थी, ध्रुव उसको जानता था। सामरी, तुम यहाँ पर कैसे? एक मुश्किल सुलझाने आया था ध्रुव। दरअसल एक चील एक आधा खाया चूहा खाकर हमारी घाटी में गिर गया और उसके संपर्क में आती 2 नागरिक बीमार पड़ गए और उनको ठीक करने की जी तोड़ कोशिश की, मगर वे अभी और ज़िंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। उसके तुरंत बाद ही कुछ नागरिक और बीमार पड़ गए। तब मुझे रोग का कारण पता करने के लिए निकलना ही पड़ा। चील के आने की दिशा में मुझे ये आभास हो गया कि चील इसी नगर की तरफ से आई है। बस मैं इस रोग की दवाई खोजने के लिए यहाँ आया तो पूरे क्षेत्र में सिर्फ इसी इमारत के इर्द गिर्द चहल पहल थी, जहाँ पर मुझे तुम मिल गए। वाह, लगता है ये कि किसी सर्कस की कंपनी का कोई शो चल रहा है। एक बर्फ़ फेंकता है, एक आग फेंकता है, एक कलाबाज है। लेकिन यह शो ख़त्म करने का समय आ गया है। इन दोनों विषाणुओं का मिश्रण तुम तीनों को एक साथ मौत का इनाम देगा। 2 मिनटों के अंदर अंदर तुम लोगों के सभी अंगों को लकवा मार जाएगा और फिर तुम लोग मेरी आंखों के सामने और मेरे ठाकों के बीच एड़ियाँ रगड़ रगड़ कर मरोगे। मेरे वायरलों का मिश्रण सचमुच बहुत घातक था, क्योंकि उस मिश्रण पर ना तो गर्मी का असर था, ना ही ठंड का, और मिश्रण का घातक असर मिनटों में होता था। सामरी नाम का दैत्य भड़क उठा। मैं तुझे इन जीवाणुओं को स्वयं ही नष्ट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। उसके त्रिशूल से निकली एक सर्पाकार लपट मुझे हवा में लपकने लगी। नष्ट कर दे इन जीवाणुओं को, वरना मेरी ज्वाला तुझे नष्ट कर देगी। धड़ाक। उसकी जुबान लड़खड़ाने लगी थी और उसकी ज्वाला भी गायब हो रही थी और मेरा मिश्रण असर दिखाने लगा था। यही मौका था अपने दुश्मनों को ख़त्म करने का। ख़त्म कर दो इन तीनों को जल्दी। मेरे आदमी उन तीनों की तरफ लपके, लेकिन तभी एक आकृति हिली और आश्चर्यचकित रह गया मैं। गजब की इच्छा शक्ति थी सुपर कमांडो ध्रुव में। धाड़। मेरे वायरल मिक्सर के असर से भी उसके अंग जकड़ चुके थे, बदन बुखार से तप रहा था। लेकिन तभी मेरे आदमियों पर कहर की तरह टूट पड़ा और उनको प्लेग के मरीजों की तरह ज़मीन पर गिरा रहा था। पर क्यों, मैं कारण समझ नहीं पाया। मेरे आदमी को हराने की बाद भी उसकी मौत निश्चित थी और अगले ही पल मैं इसकी हरकत का कारण समझ गया। वह देख रहा था कि वे वायरस मुझ पर या मेरे आदमियों पर असर नहीं करते। इसका कारण पता करना चाह रहा था और वह कारण उसने ढूंढ लिया था। उसका कारण था जेबों में रखी रेडियम से भरी पारदर्शक शीशियाँ। रेडियम से निकलती रेडियोएक्टिव किरणें उन वायरसों को हमारे पहुंचने पहले से ख़त्म कर देती थी। गजब की फुर्ती थी उसमें। सभी की जेबों की शीशियों से निकालकर ज़मीन पर पटक दिया और उसमें से निकलती रेडियोएक्टिव किरणों ने उन तीनों के शरीरों में समाये वायरसों को तेज़ी से नष्ट करने लगीं और मेरा मुंह खुला खुला रह गया। मुझे आभास भी नहीं था कि कोई इंसान मेरे वायरल मिक्स के हमले से बच सकता है, लेकिन मैंने भी अपना सबसे भयंकर अस्त्र बचा रखा था, मेरा इंफ्रा अल्ट्रा एनालाइज़र।
बटन दबाती अल्फा एनालाइज़र पूरे कमरे को भर दिया था और फिर पूरे कमरे में भर गए मेरे बचे हुए वायरस। वो वायरस जो हवा में मौजूद मेरी एनालाइज किरणों का स्पर्श पाते ही आकार बदलने लगे और इतने बड़े आकार के वायरसों पर रेडियम की रेडियोएक्टिव किरणें बेअसर थीं। सामरी की ज्वाला एवं बर्फ मानव की शीत किरणें भी। मेरा वायरल मिक्सर अजय था। परेशानी एक ही थी कि इतने बड़े आकार के वायरसों से मैं भी नहीं बच सकता था, वरना मैं यहाँ रुककर उन तीनों की मौत का तमाशा ज़रूर देखता। धमाम। बाहर निकलकर मैंने लेबोरेटरी का एकमात्र दरवाज़ा बंद कर दिया। अब लैब से कोई बाहर नहीं निकल सकता था। और बाहर निकलती मुझको नज़दीक आते पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनी, वो। शायद ध्रुव के द्वारा पकड़े गए मेरे आदमियों ने पुलिस को मेरी लैब का पता ही बता दिया था, इसलिए मैं वहाँ रुककर उन तीनों की लाशें नहीं देख पाया। पर इतना तो पक्का था कि वे मेरे वायरसों के हमले से बच नहीं सकते थे। बचने का रास्ता था ही नहीं, बस ऐसे ही ध्रुव मारा गया और उसके साथ साथ सामरी और वर्गीस भी हमारे साथ। गेहूं के साथ साथ धुन भी पिस गया। यानी आपने ध्रुव की लाश को नहीं देखा? अरे लाश को देखने की क्या जरूरत थी, उसको तो तुम उसी वक्त लाश समझ लो। उसके पास बचने का कोई रास्ता था ही नहीं। तुम तो सर्वज्ञानी हो, तुम ही बताओगे कैसे बच सकते थे। मैं तो शायद आपको यह नहीं बता सकता, लेकिन इसका जवाब आपको सामरी और डॉक्टर वर्गीस और बर्फ मानव दे सकते थे। यह कैसे बच गए? यह तो हो नहीं सकता, असंभव असंभव। सुपर कमांडो ध्रुव उस शख्सियत का नाम है, वायरस जो असंभव को भी संभव बनाने की क्षमता रखता है, और वह उसी का दिमाग है जो आज हम दोनों यहाँ जिंदा खड़े हैं। तुम्हारे वायरसों से बचना सचमुच असंभव था, इसको रोकना संभव है। इन पर शीत लहरों को कोई असर नहीं हो रहा। तुम सच कह रहे हो बर्फ मानव, मेरी ज्वाला भी इन पर बेअसर है। ये हमारे शरीर को ढकते जा रहे हैं। हमने सारी उम्मीदें छोड़ रखी थी, लेकिन उस परिस्थिति में भी ध्रुव का दिमाग सजग था। एक रास्ता है, सिर्फ एक रास्ता, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हम पैस्चराइजेशन से इन जीवाणुओं को ख़त्म कर सकते हैं। पास्चर यह क्या होता है? ध्रुव ठीक कह रहा है सामरी, पैस्चराइजेशन जीवाणुओं को नष्ट करने की प्रक्रिया है। इसमें जिस वस्तु से जीवाणु को नष्ट करना होता है उसमें पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं, फिर एक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर देते हैं। इससे सारे जीवाणु मर जाते हैं और पैकेट में आने वाले दूध को इसी प्रक्रिया से जीवाणु रहित किया जाता है। वाह, मैं ज्वाला के इस कक्ष का तापमान बढ़ा देता हूँ। इस दौरान मेरी ज्वाला ही इस तापमान से तुम लोगों की रक्षा करेगी और फिर तुम इस कक्ष का तापमान एक गिरा देना। और हमने वैसा ही किया और सामने नतीजा वही आया जो हमने सोचा था। सारे वायरस देखते ही देखते ख़त्म हो गए और हमारे बाहर आने तक डॉक्टर वायरस भाग चुका था। इसके बाद हम वापस अपने रास्ते चले गए। ध्रुव का उसके बाद क्या हुआ हमको नहीं पता, पर इतना स्पष्ट है कि सुपर कमांडो ध्रुव को डॉक्टर वायरस ने नहीं मारा। यह स्पष्ट है कि अब मैं इन दोनों के मस्तिष्क से यहाँ का घटनाक्रम साफ करके इनको वापस भेज देता हूँ। डॉक्टर वायरस, तुम अग्नि द्वार के पार जाकर इंतजार करो, तब तक मैं अगली गवाही सुनूंगा। बायट्रॉन, अगले महाखलनायक को गवाही के लिए उपस्थित करो। महाखलनायक चुंबक सम्राट चुंबा, कृपया गवाही देने के लिए पधारें। और क्राइम कोर्ट में एक अनोखी बात हो गई। नहीं, मुझे गवाही नहीं देनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। क्या हुआ? चुंबक सम्राट चुंबा, मैंने ध्रुव को नहीं मारा कंकाल तंत्र जी। मैं तो यूं ही यहाँ पर किस्मत आजमाने चला आया था। मैं झूठी गवाही देने आया था, पर आपका रोबोट बायट्रॉन तो कोई भी गलती तुरंत पकड़ लेता है। गलती ना हो तो गवाहों को चुटकियों में यहाँ पर बुला लेता है। मैं गलती मानता हूँ, कान पकड़ता हूँ, मुझे जाने दो। उफ, यह महाखलनायक होकर ऐसी बचकानी हरकतें क्यों कर रहा है बायट्रॉन? यह घबरा गया है स्वामी, आतंकित हो गया है। इससे भी बाद में निपटूंगा। फिलहाल इसको मैं अपने व्यक्तिगत कारागृह में भेज देता हूँ। तुम अगले गवाह को बुलाओ बायट्रॉन। महाखलनायक श्रीमान राक्षस चंडकाल, कृपया गवाही देने पधारें। 5वीं गवाही, राक्षस चंडकाल, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान चंडकाल, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा? ये सवाल अगर तुम मुझसे पहले ही पूछ लेते तो बाकी लोगों से पूछने की परेशानी से बच जाते, क्योंकि मेरी गवाही के बाद किसी और की गवाही सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जो हो गया उसे तो बदला नहीं जा सकता श्रीमान चंडकाल। अब आप हमारी गलती सुधार दीजिए। मैं यानी मेरा शरीर स्वर्णनगरी कैद में था, और लेकिन मुझे कैद में रख पाना असंभव था। मैं आखिरकार वहाँ से निकल भागा। और वैसे तो अपनी सैकड़ों साल की ज़िंदगी में मैं सिर्फ 2 बार शिकस्त खाई है। एक बार और शिकस्त खाते खाते बचा था, और तीनों बार यह सिर्फ एक ही शख्स के कारण हुआ था, सुपर कमांडो ध्रुव के कारण। कहीं पर कुछ कमी जरूर थी, वरना राक्षस जाति के आखिरी वंशज चंडकाल को मात देना खेल नहीं था। राक्षसों के राज्य की पूरी दुनिया को फैलाने का मेरा सपना अब तक अधूरा था। अब एक ही रास्ता था, राक्षस गुरु धनराक्ष की शरण में जाने का।
हे धनराक्ष, अगर इसी पर आपके दर्शन नहीं हुए तो पृथ्वी पर मौजूद आखिरी राक्षस चंडकाल का शीश आपके चरणों में लौटता नजर आएगा। मैं अपनी प्रतिज्ञा पर अटल था और इसी तरह मांस खाकर जीने का कोई मतलब नहीं था। मेरी गर्दन पर फरसा धंसने लगा, लहू की धार नीचे टपकने लगी, लेकिन राक्षस गुरु धनराक्ष को मेरी मौत मंजूर नहीं थी। बोलो चंडकाल, तुमको हमारी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? राक्षस गुरु धनराक्ष की जय हो। मैं राक्षस गुरु को अपनी समस्या बताता चला गया। तुम्हारी बार बार हार का सिर्फ एक कारण चंडकाल, ध्रुव के अंतर में मौजूद सत्य एवं न्याय। जब तक ये शक्तियाँ उसके साथ हैं, तुम्हारी दुष्ट शक्तियाँ उस पर विजय नहीं पा सकती, और बगैर उसको रास्ते से हटाए तुम पृथ्वी पर राक्षस राज फिर से कायम नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों पर राक्षस राज सिर्फ इसलिए कायम है क्योंकि वहाँ पर सत्य और न्याय नहीं है। मुझे ध्रुव पर विजय पाने का रास्ता बताइए गुरुदेव। ध्रुव पर विजय पाने के लिए तुमको उसके अंदर का सत्य और न्याय की शक्तियों को सोखना होगा। सत्य और न्याय वह भी मेरे अंदर सोच कर ही उल्टी आती है गुरुदेव, कोई और रास्ता नहीं है। नहीं, बस यह काम तुमको करना ही होगा, तभी तुम ध्रुव के बराबर हो पाओगे। ये सत्य और न्याय की शक्तियाँ मैं सोखूंगा कैसे? इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे सत्यनिष्ठ प्राणी हैं जिनके अंदर अद्भुत शक्तियाँ हैं। तुम उनकी अद्भुत शक्तियों को खींचोगे और उन शक्तियों के साथ साथ सत्य और न्याय की शक्तियाँ भी खींच जाएंगी। वे अद्भुत शक्ति वाले प्राणी कौन हैं? कई हैं। एक तंत्र मंत्र की विशेषज्ञ कन्या है लोरी, वानर राज हनुमान के वंशज यतियों का गुरु शक्तालु, ऐसे कुछ और भी हैं। मैं तुमको वह सिद्धि देता हूँ जिससे तुम उनकी शक्तियाँ सोख सकोगे। विजयी भाव पुत्र, अब मुझे वह रास्ता मिल गया था जो मुझे कामयाबी के मंजिल पर पहुँचा सकता था। सत्य और न्याय की शक्तियाँ अपने अंदर सोखने की ख्याल से ही घिन आ रही थी मुझे, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैंने शक्तियाँ सोखनी शुरू की। यह है क्या? मुझे एकदम से कमजोरी क्यों महसूस हो रही है? ओहो, कोई मेरी मानसिक शक्तियाँ खींच रहा है। मुझे मानसिक संकेत मिल रहा है। इन शक्तियों का उपयोग ध्रुव को खत्म करने के लिए किया जाएगा। उफ, मैं ध्रुव की मौत का कारण बनूंगी। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। वह लड़की बड़बड़ाती हुई लड़की नीचे गिरी क्योंकि उसकी शक्तियाँ मैंने सोख ली थी। गुरु धनराक्ष का कहना सच था। मैंने अपने आप को सबसे अधिक शक्तिशाली महसूस किया। अब बाई थी यतियों के गुरु शक्तालु की। तुम शीघ्र ही यति राज बनने वाले हो कुमार जिंगालू। इसके लिए तुम्हें को अभी से ही कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। पहला नियम, आहा ओहो, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ खिंच रही हैं। यह कैसे संभव है? गुरुदेव, जिंगालू कोई दुष्ट मेरी शक्तियाँ खींच रहा है। उसको रोको। पीजालू, भंगीरा, गुरुदेव को संभालो। मैं उस रहस्यमय चक्रवात का पीछा करता हूँ। इस वक्त मेरे अंदर जो शक्तियाँ दौड़ रही थी उसके सामने जिंगालू की शक्तियाँ तिनका थीं, क्योंकि वह भी मुझे कई लोगों की शक्तियाँ सोखनी थी। वह बंदर भी मेरे पास आ रहा था। उसने मेरी मुठभेड़ एक बार हो चुकी थी। मैं उसकी शक्तियाँ जानता था। फिर उसके बाद मुझे निपटना था ध्रुव से, और इस बार वह मुझसे जीत नहीं सकता था क्योंकि अब मेरे पास दुनिया को तबाह करने वाली शक्तियाँ थीं। बोलो नताशा, क्या लोगी? लिखिए, एक मलाई कोफ्ता और एक, ओ माय गॉड ध्रुव देखो, अरे यह आदमी एक राक्षस बन गया। मैंने एक किरण इससे आकर टकराते हुए देखा था। बचो ध्रुव, बचने का सवाल कहाँ था। मैंने उस आदमी को राक्षस बनाने के साथ साथ उस पर अमानवीय शक्ति बरती थी। धाड़। उफ, मेरे वारों का तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा। ध्रुव ठीक कह रहा था। एक राक्षस पर एक मानव के वारों को क्या असर होना था, पर ध्रुव को वह उसी पर ख़त्म कर डालता। अगर वह लड़की नताशा उसकी मदद को ना आई होती, वह लड़की भी ज़रूर एक अनुभवी योद्धा रही होगी, क्योंकि एक सधे हुए वार से टेबल नाइफ राक्षस के दिल में झलसा। लेकिन हा 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 हा, अरे दिल में चाकू खाकर भी ये जिंदा है। ध्रुव, यह प्राणी खतरनाक है। इसको रोकने का नहीं बल्कि ख़त्म करने का रास्ता सोचो। यह एक आदमी है नताशा। अगर इसको किसी ने चमत्कारी तरीके से दैत्य के रूप में बदल दिया तो इसमें इसका क्या कसूर है? ध्रुव का तर्क अपनी जगह पर सही था और नताशा का तर्क अपनी जगह पर। कई बार बेकसूर ही मरना पड़ता है ध्रुव। इस रूप में वह किसी की भी हत्या कर सकता है और इस हत्या के जिम्मेदार हम होंगे। उफ, बताओ मैं क्या करूं? मैं इसकी जान नहीं ले सकता। तुम सिर्फ इसको किचन की तरफ धकेलने की कोशिश करो, बाकी मैं संभाल लूँगी। ध्रुव मेरी किरण द्वारा बनाए गए उस दैत्य से उलझ गया और वह लड़की किचन की तरफ भागी। उस लड़की पर फिर भी मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने ध्रुव की मौत का नज़ारा जो देखना था, लेकिन ऐसे जुझारू इंसान के पास मौत भी धीरे धीरे आती है, डर डर कर। जिस बला को देखकर अधिकतर मानवों का दिल धड़कना बंद कर दे, जिस दैत्य में मानवीय शक्ति हो, जिसको हरा पाना असंभव हो, जिसके दिल में चाकू धस चुका हो लेकिन फिर भी वह जिंदा खड़ा हो, ऐसी बला के साथ उलझा हुआ था जामाज ध्रुव। पल भर में मेरे दिल में यह ख्याल आया कि काश ऐसा योद्धा राक्षस जाति में पैदा हुआ होता
तो राक्षस बगैर किसी पूरे प्रयास के पूरी पृथ्वी पर कब्जा कर लेते। पल भर में मैंने अपनी दुश्मन की तारीफ कर बैठा, लेकिन फिर भी मैं नींद से जागा। ध्रुव उस दैत्य को किचन की तरफ ले गया था। ध्रुव इसको किचन के अंदर ढकेल दो, जल्दी जल्दी करो। ध्रुव थक चुका था, लेकिन फिर भी उसके वार में इतनी ताकत थी कि वह उस दैत्य को उछालकर किचन के अंदर फेंक दे। उसी पर नताशा ने माचिस की एक तीली को जलाया और उसने पूरी माचिस की तीली में आग लगाकर उसे किचन के अंदर फेंक दिया और रोशनी के धमाके में मेरी आंखें चुनी आ गई। मैं पल भर में समझ गया क्या हुआ होगा। नताशा ने किचन के सारे गैस सिलेंडर को खोल दिया होगा और उस गैस ने आग पड़ते ही किचन को छोटा नरक का रूप दे दिया और दैत्य को राख बदलते 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। हम जीत गए ध्रुव, यह जीत नहीं, हारे नताशा। हमको एक आदमी की जान लेनी पड़ी। यह जान तुमने नहीं, मैंने लिया ध्रुव, और वह जरूरी भी। ध्रुव वह देखो, अरे अरे लावा, जमीन से लावे की फुहार निकली है, कड़ाम। यह जरूर किसी शैतान का काम है। वह जरूर उसी वेटर का दैत्य बना दिया था। आओ देखते हैं, जिसने उस वेटर को दैत्य बना दिया था। आओ देखते हैं। बाकी लोग लावे की उस फुहार से दूर भाग रहे थे, लेकिन वे दोनों उस लावे की तरफ लपक रहे थे। ध्रुव देखो, लावे के बीच कोई खड़ा हुआ है, चंडकाल। हाँ चंडकाल, यानी तेरा काल, सुपर कमांडो ध्रुव। अब मैं समझा, यह शैतान लीला तुम्हारी ही थी। यह तो शुरुआत थी बच्चे। अब तू चंडकाल की एक नई शक्तियों का एक से बढ़कर एक नमूना देखता जा। कमाल की इच्छा शक्ति थी ध्रुव में। मुझे तो मेरे मायावी कवच ने लावे की गर्मी से बचा रखा था, पर वह लावे की भीषण गर्मी को कैसे बर्दाश्त कर रहा था, यह मेरी समझ के बाहर की बात थी। वह उस लावे की पल लपक सकता था। अब मौजूद भीषण शक्तियों के बावजूद भी कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहता था। उसके चारों तरफ लावे के फव्वारे उबलने लगे, पर उसमें गजब की फुर्ती थी। एक भी शोला उसे छू नहीं पाया और मुझे अपनी चाल बदलनी पड़ी। मेरे एक इशारे पर आग के गोले भीषण रूप धरकर नाच उठे। ध्रुव की लीला समाप्त होने का वक्त आ गया था, लेकिन तभी खुद मेरा बदन हवा में उड़ता हुआ लावा के उबलते सोने में जा गिरा। वह लड़की नताशा ध्रुव की जान खतरे में देखकर अपनी जान को भी दांव पर लगा कर आई थी। पल भर के लिए तो मेरा दिमाग चकरा गया और दिमाग के चकराती मेरे मायावी कवच की परत भी पतली होने लगी। अगर मैंने तुरंत ही संभल कर अपने कवच की परत को मोटा ना कर दिया होता तो मेरा शरीर भी उसी लावे का हिस्सा बनकर रह जाता। पल भर में ही वे दोनों खुश हुए होंगे। ध्रुव तुम ठीक तो ना? हाँ, सिर्फ बदन में थोड़ी सी जलन महसूस हो रही है। तुम्हारा दुश्मन चंडकाल खत्म हो गया ध्रुव। उसके खत्म होते ही लावे का झरना भी खत्म हो रहा है। ओहो नताशा, मुझे मारने का अरमान लिए दिल में, अब तुम दोनों एक साथ मरोगे। लावे के इस भीषण शैतान से बचना असंभव था, लेकिन वह दोनों उन तक पहुंचने से पहले ही हवा में घूम गया, एक अद्भुत तांत्रिक यंत्र में समा गया जिसको पकड़े हुई थी। लोरी, तुम यहाँ कैसे? बाद में बताऊंगी। वह तो खैर हुई कि राजनगर की फ़्लाइट मुझे तुरंत ही मिल गई। मुझे आभास हो रहा है कि मेरी मानसिक शक्तियाँ इसी दुष्ट ने चुराई हैं, पर मानसिक शक्तियाँ ना होने के बावजूद भी मैं इस दुष्ट के मंत्रों को काटने वाली तांत्रिक यंत्र बना सकती हूँ। जैसे कि ये प्रिज्म पिरामिड, इसके अंदर रखा मांत्रिक रुद्राक्ष तेरे हर वार को निष्फल कर देगा। तू मेरा वार रोक सकती है लड़की, अब मैं वार नहीं करूँगा, वार करेगा मेरा गुलाम। मेरी महान शक्तियाँ अपने चरम सीमा पर पहुँचो। वह लड़की रोरी ठीक कह रही थी। उस मंदिर रुद्राक्ष में मेरे वारों को काटने की क्षमता थी, पर मैं इस स्थिति के लिए तैयार था। पृथ्वी, आकाश, जल, वायु, अग्नि, मेरा हुक्म मानो। पांचों तत्व आपस में मिलो, महाप्रेत की रचना करो। पलक झपकते ही पांचों तत्व आपस में मिल गए और पांचों तत्व से बनी एक भयावह आकृति सामने आ खड़ी हो गई। अब मैं अपनी दुष्टता के साथ सत्य और न्याय का अंश भी डालता हूँ और फूकता हूँ उसमें प्राण। इसके अंदर ही वही शक्तियाँ जो तुम लोगों के अंदर हैं, सत्य और न्याय की। अब इस पर वार चला सकती है तो चला लड़की, नहीं तो ये तुम पर वार करेगा। ओह ध्रुव, इस पर मेरा तंत्र ज्ञान बेकार है। इसको अगर रोक सकता है तो सिर्फ तुम, लेकिन कैसे लोरी? मेरे वार तो इस पे इसको पता ही नहीं चल रहे। वार पता कैसे चलते? महाप्रेत का पूरा शरीर वज्र से भी ज़्यादा कठोर था और अमानवीय शक्ति थी। धमम, यह तो उन तीनों की फुर्ती थी जो उससे बच गए, वरना कार उन तीनों को अपने नीचे पीस डालती। भागो ध्रुव, तुम भाग क्यों नहीं रहे? न जाने क्यों मौत के अपनी तरफ देखकर भी ध्रुव भागा नहीं था, वह उसका इंतजार कर रहा था। महाप्रेत कार के मलबे तक आ चुका था और तभी ध्रुव को समझ में आया। उसने एक ठोकर से लावे का दहकता शोला कार से निकलते पेट्रोल में जा गिरा। एक जबरदस्त धमाका हुआ। भड़ाम, आसपास की इमारतों में शीशे तक चटक गए, लेकिन ओहो, इसके बदन पे तो खरोच तक नहीं आई। अब क्या होगा? महाप्रेत के हाथ
उनकी मुट्ठी को दबाकर पीसी डालते। अगर एक और अड़चन रास्ते में ना गई होती। जिंगालू, यह सब क्या हो रहा है? पहले लोरी और फिर तुम लोग यहाँ तक कैसे आ गए? ओह, तू भी यहाँ आ पहुंचा बंदर। मेरा चक्रवात तो झटका नहीं पाया। धाड़, तो वह चक्रवात तेरा था, भेजा हुआ था दुष्ट। यानी तूने ही गुरु शक्तालु की शक्तियाँ चुराई हैं। तेरे चक्रवात ने ही मुझे झटका दिया था, इसलिए मैं यहाँ पर ध्रुव से सलाह लेने आया था। लेकिन यहाँ पर मेरी सारी मुश्किलें एक साथ आसान हो गई। ला मेरे गुरु की शक्तियाँ वापस कर। बंदर का वार भीषण था और मेरी शक्तियाँ महाप्रेत का निर्माण करने से छीड़ हो गई थी। वे चारों मिलकर मुझे मार ही डालते अगर महाप्रेत फिर से उठना खड़ा होता। और दो भीम का पहाड़ आपस में टकराए थे। इस बार महाप्रेत असावधान नहीं था और जिंगालू उस पर वार करके अपने आप को उसका दुश्मन साबित कर चुका था। दो भीम का पहाड़ आपस में टकराए थे, धमम, और हर बार के साथ चिंगारियाँ हवा में उड़ रही थीं। लेकिन महाप्रेत को ना चोट का एहसास था ना दर्द का। ये दोनों एहसास जिंगालू में मौजूद थे। आह, इसको हरा पाना संभव है ध्रुव। इस पर किसी पार का असर नहीं हो रहा है। जिंगालू महाप्रेत के सामने टिक नहीं सका, लेकिन महाप्रेत भी जिंगालू की जान नहीं ले सका। ध्रुव ने एक बार फिर अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। अब महाप्रेत का ध्यान अपने मुख्य दुश्मन की तरफ खिंच गया था। भागो ध्रुव, जिससे जिंगालू नहीं जीत पाया उससे हम क्या जीतेंगे? भागना समस्या का हल नहीं है नताशा। हर मजबूत चीज़ में एक ना एक कमज़ोर दरार होती है और इसमें भी होगी। अचानक ध्रुव की आंखें चमक उठीं। समझ गया, इसके माथे पर चमकता गोला, यही इसका कमज़ोर स्थान है। जब मैंने इसके माथे पर पत्थर फेंका था तो इसने उसको हाथ से हटाकर बचाया था, जबकि बाकी बारों पर मुझे इसने ध्यान तक नहीं दिया। मुझे इस गोले तक पहुंचकर इसको वार करना होगा, यही एकमात्र रास्ता है। मैं समझ गई ध्रुव, यह पंच तत्व मिलकर बना प्राणी है और यह प्रकाश पुंज उन पांचों तत्वों की संधि केंद्र है। इस पर सीधा वार पांचों तत्वों के बीच का बंधन टूटकर बिखर जाएगा और यह प्राणी समाप्त हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही स्वीकार कर चुका हूं कि वह लड़की लोरी महान तंत्र ज्ञाता थी। उसने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला था, लेकिन उस प्रकाश पुंज पर वार करने का नतीजा वह नहीं जानती थी और ना ही ध्रुव। इतनी चपलता और इतनी फुर्ती और इतनी अदम्य साहस मैंने अपनी सैकड़ों वर्षों की ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। ध्रुव का शरीर कभी लहराता, कभी उछलता, कभी झूलता कौवा महाप्रेत के मस्तक की तरफ बढ़ रहा था और महाप्रेत की उसके रोक पाने की हर कोशिश नाकाम हो रही थी। ध्रुव उसकी पकड़ में नहीं आ रहा था। अब ध्रुव का निशाना उसकी पहुंच के अंदर आ चुका था और पल भर के लिए ध्रुव भी ठिठक गया। शायद वह प्रकाश पुंज का वार करने का परिणाम सोच रहा था, लेकिन फिर भी उसका बदन हवा में लहराया। धाड़, और जूते का प्रकाश पुंज पर तेज प्रहार हुआ और उस तेज प्रकाश पुंज में बेआवाज़ चमक उभरी, जैसे पल भर के लिए रात में सूर्य निकल आया हो। लोरी का सोचना एकदम सही था। संधि केंद्र पर प्रहार करने से बंधन टूट गया और महाप्रेत के पांचों तत्व अलग अलग हो गए, लेकिन उसके साथ साथ चार और शरीर भी पांचों तत्व में अलग हो गए। जिंगालू के, लोरी के, नताशा के और सुपर कमांडो ध्रुव के। सुपर कमांडो ध्रुव मर चुका था। रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी थी। अदालत में मौजूद सभी व्यक्ति भय से सिर उठे थे, सिवाय कंकाल तंत्र और मशीनी रोबोट बायोट्रॉन के। आप महान खलनायक श्रीमान चंडकाल, हम आपकी शौर्य गाथा से सहमत हैं। अड़चन सिर्फ एक ही है, ध्रुव के अलावा आपने जिन 3 अन्य प्राणियों को विखंडित किया वे अभी तक जीवित हैं। स्वामी कंकाल तंत्र, जरा उनको यहाँ पर बुलाइए। यह कैसे हो सकता है? यह संभव है? ये तीनों यहाँ पर गवाह की हैसियत से आए हैं। वे इस वक्त स्वामी कंकाल तंत्र के सम्मोहन में हैं। इसको यहाँ पर आने के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन इस महासम्मोहन की अवस्था में ये सिर्फ सच बयां करेंगे। श्रीमान जिंगालू, आपने मस्तिष्क में स्वामी कंकाल तंत्र ने श्रीमान चंडकाल का पूरा बयान भर दिया है। कृपया इस घटना को कृपया विस्तार से सुनाएं। चंडकाल का कहना सच है, हम सबके शरीर महाप्रेत के साथ विखंडित हो गए थे, पर महाप्रेत के विखंडित होने पर गुरु शक्तालु की शक्तियाँ भी आज़ाद हो गई थीं। वे शक्तियाँ उनके पास पहुँचते ही सारा वृत्तांत जान गया। चूँकि हमारा विखंडन प्राकृतिक नहीं था, इसलिए अपनी शक्तियों के द्वारा वे हम चारों के शरीरों को वापस जोड़ने में सफल हो गए। माँ से विदा होने के बाद मैं ध्रुव से नहीं मिला। उसके बाद ध्रुव का क्या हुआ हम नहीं जानते। श्रीमान जिंगालू, धन्यवाद। अब हम आपको वापस भेज सकते हैं। श्रीमान कंकाल तंत्र,
कंकाल तंत्र ने अपनी शक्तियों द्वारा नताशा और जंगालू और लोरी को वापस भेज दिया। आपका बयान सही भी था श्रीमान चंडकाल और गलत भी। आपने सुपर कमांडो ध्रुव को मारा भी और नहीं भी मारा। भाग्य से आपके साथ अन्याय किया है, परंतु हमारे दिल में आपके लिए एक विशेष सम्मान पैदा हो गया है। आप हमारी विशेष आरामगाह में विश्राम करें। बाकी गवाहियाँ सुनने के बाद हम आपसे कई बातें करेंगे। अवश्य कंकाल तंत्र, अगर हम तुम साथ मिल जाएं तो ब्रह्मांड हमारे कदम चूमेगा। चंडकाल के जाने के बाद बायट्रॉन, अगले खलनायक को शीघ्र बुलाओ। महाखलनायक ग्रैंड मास्टर रोबो अपनी गवाही देने के लिए पधारें। छठी गवाही, ग्रैंड मास्टर रोबो, मैंने मारा ध्रुव को। श्रीमान ग्रैंड मास्टर रोबो, कृपया बताने का कष्ट करें, आपने सुपर कमांडो ध्रुव को कैसे मारा। सवाल खत्म होते ही रोबो के गले से एक ठाका बोल पड़ा, हा। मेरे सवाल में कोई गलती रह गई क्या श्रीमान रोबो? ओह हा। नहीं बायट्रॉन, दरअसल मैं बहुत देर तक अपनी हंसी रोके हुआ था। तुम यही सवाल दूसरे विलोनों से बार बार करते जा रहे थे और बदले में एक के से बढ़कर एक गप्पे सुनते जा रहे थे, जबकि सच्चाई सिर्फ यही है कि सुपर कमांडो ध्रुव ग्रैंड मास्टर रोबो के हाथों से मरा है। हम आपकी कथा सुनने को उत्सुक हैं श्रीमान रोबो। मेरी कहानी बड़ी सीधी सादी सी है, क्योंकि यह एक सच्चाई है, कोई लच्छेदार गप नहीं। सुपर कमांडो ध्रुव का सबसे पुराना दुश्मन हूँ मैं, ग्रैंड मास्टर रोबो, दुनिया का नंबर 1 आतंकवादी। मेरी ध्रुव से 3 बार मुठभेड़ हुई है और इन मुठभेड़ों में मुझे बर्बादी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। मेरा संगठन छिन्न-भिन्न हो गया, मेरे कई आदमी पकड़े गए। कुछ ध्रुव के डर से मेरा संगठन छोड़ गए और संगठन को दोबारा बनाने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए मैं व्यापारी बन गया, अवैध हथियारों का व्यापारी। मेरे हथियार किराए पर चलते थे, अफगानिस्तान के गोरिल्ला संगठनों को हथियार सप्लाई किए थे। उनका काम ख़त्म होने पर वही हथियार पंजाब चले गए, वहाँ से कश्मीर और फिर न जाने कहाँ श्रीलंका के गोरिल्ला को भी मैंने कई हथियार किराए पर दिए। इसमें डबल फ़ायदा था, एक तो मेरे हथियार मेरे पास वापस आ जाते और साथ ही आ जाती थी उनके किराए की एक मोटी रकम। मेरे पास पैसों का एक बड़ा भंडार जमा था। श्रीमान रोबो, हम आपके व्यापार का हिसाब किताब जानने के इच्छुक नहीं हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि आपने श्रीमान ध्रुव को कैसे मारा। मैं भी यहाँ पर बकवास करने नहीं आया, मेरा यह सब बताने का एक कारण है, और यह कारण समझाना है कि ध्रुव की तरफ से खतरा हो जाने के बावजूद भी मैंने राजनगर को ही अपना मुख्य अड्डा क्यों बनाया। दरअसल मेरा धंधा इसी इलाके में फलता फूलता है। राजनगर इसी पूरी क्षेत्र का व्यापारिक केंद्र है। इसी राजनगर को ही मुझे अपना मुख्य अड्डा बनाना पड़ा। गड़बड़ एक मामूली सी बात से शुरू हुई। एक दिन मेरा गोलियों का एक बड़ा कंसाइनमेंट गोनी बीच में से गोदाम में आ रहा था। अचानक गाड़ी में हेडलाइट हुई और सुनसान सड़क पर एक आकृति चमक उठी। कहने को तो वह आकृति ही थी, लेकिन मेरे ड्राइवर के लिए भूत से ज़्यादा खतरनाक था। सुपर कमांडो ध्रुव। किसी तरह पता चल गया कि गाड़ी से बड़ा अवैध माल भरा है, पर वह भी एक गलती कर गया। उसने गाड़ी को एक संकरी गली में रोकने की कोशिश की। अगल बगल बचने की कोई जगह नहीं थी। भय से कांपते ध्रुव ने पैर को एक्सीलेटर के फर्श पर दबा दिया। ढर्र, लेकिन एक टक्कर से ही ध्रुव के चीथड़े उड़ जाने थे। व्रुम। पर शायद ध्रुव को भी अपनी मौत की जल्दी थी। उसके हाथ भी एक्सीलेटर पर घूम चुके थे। दोनों गाड़ियां चंद फुट के फासले पर ही थीं। ड्राइवर के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल रही थी। अब वह सुरक्षित था, और इस टक्कर में अगर किसी का नुकसान होता तो सुपर कमांडो ध्रुव का। मतलब अगर टक्कर हो पाती, ठक धम्म। ड्राइवर के चेहरे पर फैली मुस्कान कितनी जल्दी वापस सिमट गई होगी, इसका अंदाजा भी मैं बिना बताए लगा सकता हूँ। भय से कांपते हुए पैर एक्सीलेटर की ओर तेजी से बढ़ने लगे, पर वह तो पहले ही पूरा दबा चुका था। उसके बावजूद ध्रुव इतनी तेजी से खड़ा हुआ मानो गाड़ी खड़ी हो गई हो। इतनी तेजी से आगे बढ़ते हुए उसने एक ईंट उठा ली और उस सधे हुए निशाने से वह ईंट गाड़ी के बॉडी के बीच में जा फंसी। पल भर के लिए पहिया जाम हो गया और गाड़ी लपक कर बगल की दीवार में जा टकराई। धड़ाम। और ध्रुव भी तेज रफ्तार से आती अपनी मोटरसाइकिल को रोक नहीं पाया। धड़ाक। अब मोटरसाइकिल भी आ टकराई, नीचे गिरी। मेरे आदमी को भागने का मौका मिल गया, लेकिन सबसे बड़ी मूर्खता उसने यह की कि वह अपने अड्डे की तरफ भागा। वह अड्डा यानी मेरा गोदाम। अब बीच बीच में मुड़कर भी देखता भी जा रहा था। ध्रुव कहीं नज़र नहीं आ रहा था। वह निश्चिंत हो गया और वह गोदाम में एक झटके से अंदर घुसा, और गोदाम के अंदर अंडरग्राउंड अड्डे में बैठा क्लोज सर्किट टीवी पर उसकी शक्ल देखते ही समझ गया कोई गड़बड़ हो गई है। भय से कांपते सारी बयान घटता चला गया, और हर शब्द के साथ मेरे दिमाग में शोले भरते चले गए। मेरे क्रोध से भरी आवाज़ में हर शख्स के साथ साथ क्रोध का गोदाम कांप उठा। अब तुम्हारे पीछे लगा होगा मूर्ख,
अब वह यहाँ आता ही होगा। अगर वह जिंदा वापस आया तो समझो तुम सब मर गए। मेरी आवाज़ की गूंज खत्म होते ही एक और आवाज़ वातावरण में उभरी। दरवाज़ा खुलने की चरमाहट के बाद चढ़, गोदाम की बत्तियां तुरंत बुझा दी गईं। फिर एक के बाद नजर आई एक प्रभावशाली आकृति। सुपर कमांडो ध्रुव मेरी मान तक आ चुका था। मेरे आदमी अलग अलग जगह पर छिपे हुए थे, घात लगाए पर ध्रुव पर हमला करने को तैयार। पर ठक की आवाज़ के साथ ही गोदाम पर कहर टूट पड़ा। शायद चाकू आने की दिशा में ध्रुव पहले आदमी का पता बता दिया था। फिर मेरे आदमी ने अपनी मूर्खता पर ध्रुव पर हमला करने जा रहे थे। हर बार ध्रुव को अपने दुश्मन के छिपने की जगह बता रहा था। मैं चाहकर भी अपने आदमियों को कोई सलाह नहीं दे सकता था और मैंने अपने आदमियों पर भरोसा करके बहुत बड़ी गलती की। अब मेरा भांडा फूटने ही वाला था। मैं खुद बाहर निकल कर आने की ध्रुव सोच रहा था कि तभी मेरे कदम रोक दिए। बोलो, तुम अपने आप आदमी को छिपाकर कहाँ पे रखा है? क्लिक। कौन सा आदमी? ओ बादशाह, आप तो सुपर कमांडो ध्रुव हो। बड़ी गलती हो गई जी, उसी अंधेरे में ही आपको पहचान लिया। वह किधर गया वह आदमी? कौन सा आदमी जी? अरे गोविंद, उधर देख, वो कौन है? ये तो कोई चोर लगता है, हमारे गोदाम का आदमी नहीं है। ओह, यानी ये मुझसे बचने के लिए यहाँ पर जाकर छिप गया था। आओ जी, पर आप इसके पीछे कैसे लग गए? यह अवैध गोलियों से भरी एक गाड़ी लेकर भागा था। एक गोली न जाने कैसे इसकी गाड़ी से आ गई और कुत्ते ने उसे उठाकर मुझ तक पहुँचाया। उस गाड़ी का हुलिया भी बताया, बस मैं यहीं से इसके पीछे लग गया। ओ, आप जानवरों से बात कर लेते हैं, कमाल जी। अब इनको ले जाओ साहब जी। ऐसी मार मारना कि स्मगलिंग करना भूल जावे। मेरे आदमी गोविंद ने दिमाग का अच्छा इस्तेमाल किया था। उसने पूरी स्थिति का बखूबी संभाल लिया था। ध्रुव ड्राइवर को अपने साथ ले गया। मैं जानता था कि मेरा ड्राइवर अपना मुंह कभी नहीं खोलेगा, लेकिन फिर भी मैंने गोदाम को अगले दिन ही वहाँ से हटाने का इरादा कर लिया। मेरा निर्णय एकदम सही था। अगले दिन अखबारों में ध्रुव का कारनामा छपा। सुपर कमांडो ध्रुव ने तस्करों को रंगे हाथ पकड़ा। गोदामों से मुठभेड़ हुई, गोलियां भी पकड़ी गईं और उसमें मेरे आदमी का भी जिक्र था। और उसी रात उस गोदाम को खाली करने की तैयारी शुरू कर दी। कल तूने बहुत अच्छा नाटक किया गोविंद, तुझे इसका भरपूर इनाम मिलेगा। बम्बईया फिल्म इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल किया है बॉस। मौका अच्छा मिला तो अमिताभ बच्चन की भी छुट्टी कर देता। ठीक है, अभी चलकर ट्रक में जल्दी माल लदवा। सारा काम अंधेरे में ही हो रहा था। गोविंद माल लदवाने के लिए जैसी पीछे, तभी एक हल्की सी आहट सबकी खामोश कर दिया। कट। ट्रक के पीछे एक परछाई निकली और चांद की रोशनी में एक पीली नीली पोशाक में चमक उठी। ध्रुव को पहले दिन ही शक हो गया था, इसलिए वह दोबारा गोदाम की छानबीन करने आया था। मेरे पास भी छिपने का मौका नहीं था। हमारा आमना सामना हो गया, पर न जाने क्यों मुझे देखकर ध्रुव घबरा सा गया। ग्रैंड मास्टर रोबो, सुनो। उसके बाद मैंने उसे एक पल की मोहलत नहीं दी। मेरी लेज़र आई चमक उठी और ध्रुव का सिर अपने धड़ पर से गायब हो गया। वातावरण ध्रुव के जलते मांस की बू से भर गया और उस बू का मुकाबला सारी दुनिया के इत्र मिलकर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह सुपर कमांडो ध्रुव के मरने की खुशबू थी। ध्रुव की लाश मेरे सामने पड़ी हुई थी। मर गया था ध्रुव, मैंने मारा था ध्रुव को। ध्रुव की लाश को वहीं पर छोड़कर हम वहाँ से निकल गए। जाने से पहले मैंने गोदाम में अपने रहने के सारे सबूतों को मिटा दिया था। फिर मैं अगले दिन धमाकेदार खबर का इंतजार करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। कहीं पे कोई खबर नहीं आई थी, ना अखबारों में, ना रेडियो पर, ना टीवी पर। खबर को पूरी तरह से दबा दिया गया था। ध्रुव की मौत की खबर पुलिस वाले गुप्त रखना चाहते थे, लेकिन फिर भी यह खबर अपराधियों के बीच में फैल गई और हर अपराधी ध्रुव को मारने का दावा करने लगा, जबकि सच्चाई मैंने सबके सामने बयां कर दी है। सुपर कमांडो ध्रुव को मैंने मारा है, मैंने मारा ध्रुव को। आपकी कथा में कोई गलती नहीं है श्रीमान रोबो, पर आपकी कथा का कोई गवाह भी नहीं है। आपकी कथा की सत्यता को परखा कैसे जा सकता है? मैं मूर्ख नहीं हूँ बायोट्रॉन। ध्रुव की लाश को गोदाम में छोड़कर जाने से पहले मैंने उसकी बेल्ट उतार ली थी। वह स्टार ब्लेड मेरे पास हैं और वही मेरी कहानी का सबूत है। क्या आप हमें अपनी वह बेल्ट हमें दिखाने का कष्ट करेंगे? ऐसा सबूत मैं साथ लिए नहीं घूमता बायोट्रॉन। वह बेल्ट मेरे अड्डे के एक सुपर स्ट्रॉन्ग लॉकर में सुरक्षित रखी है। आप वह जाकर बेल्ट लाइए ग्रैंड मास्टर रोबो। यह देखने और परखने के बाद ही हम फैसला करेंगे। मैं अभी आता हूँ, अपना दावा साबित करके ही वापस जाऊँगा। अग्निद्वार ने रोबो को उस अड्डे तक पहुँचा दिया। हा, क्या गप्पे सुनने को मिली। चांद की सतह पर मारा, सांप सीढ़ी के खेल में मारा, डायनामाइट से उड़ा दिया, ध्रुव के शरीर को विखंडित कर दिया। लेकिन मैं तो जानता ही था कि ध्रुव को मैंने ही मारा है, और ये रहा सबूत, सुपर कमांडो ध्रुव की बेल्ट। वाह, अब तुम ये बेल्ट अपने आप को हमारे हवाले कर दो। ध्रुव के हत्यारे, कंकाल तंत्र, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कुछ गड़बड़ लगती है। कौन हो तुम? मैं धनंजय हूँ, ग्रैंड मास्टर रोबो, स्वर्ण नगरी का धनंजय। वही स्वर्ण नगरी जिस पर तुमने हमला किया था, तो मैंने और ध्रुव ने तुमको मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ये सब
ये सब ध्रुव के हत्यारे को पकड़ने का एक नाटक था। हाँ, और तुम सभी इस नाटक के दर्शक भी थे और पात्र भी। ओहो, यानी बाकी सब विलेन कहाँ है धनंजय? तुमने उनको कहाँ पर भेज दिया? हर खलनायक अपनी सही जगह पर पहुंच चुका है। धनीराज, बोनावामन, ब्लैक कैट, डॉक्टर वाय, चुम्बा सभी पुलिस हिरासत में है, चंडकाल स्वर्ण नगरी में। और अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे या फिर मुझे अपनी वैज्ञानिक शक्तियों का प्रयोग करने में मजबूर करोगे? धोखेबाज, मैं तुझे भी ध्रुव जैसी मौत दूंगा, जलाकर खाक कर दूंगा मैं तुझको। बेकार की चेष्टा मत करो। तुम्हारा कोई बार मेरे ऊर्जा कवच को भेद नहीं सकता, लेकिन मेरे तुम्हारे मामूली से बार भी सह नहीं पाओगे। आहा, मैं तेरे ऊर्जा कवच को नहीं भेज सकता, लेकिन तू एक गलती कर गया। तेरे जूते धातु के हैं और वह धातु भी फर्श का ही है, और मेरे जूतों और फर्श के बीच में कोई ऊर्जा कवच नहीं है। अगर तू 440 वोल्ट का करंट झेल सकता तो झेल ले। झटका सच में भयंकर था। धनंजय का अंग अंग थरथरा उठा, फिर उसका दिमाग बेहोशी के सैलाब में डूबता चला गया और साथ ही उसका ऊर्जा कवच भी लुप्त होने लगा। अब मैं भी तुझे ध्रुव के पास भेज दूंगा धनंजय, लेकिन इससे पहले कि रोबो की लेजर किरण ध्रुव के शरीर में सुराख कर पाती। ओह बायोट्रॉन, अब तू अपने स्वामी की रक्षा करेगा? लेकिन रोबो ने तेरे जैसे कई रोबोटों को बचपन में ही तोड़ डाला है। धड़ाक। अब मैं तेरे धातु के बने शरीर के परतों को प्याज की तरह छीलूंगा। बायोट्रॉन ने लेजर किरणों से बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी मशीनी हाथ खुद ही अपने आप फाड़ने लगा। परतें दर परतें उखड़ने लगी, कड़र, और रोबो की इकलौती आँख फैलती चली गई। सांस नाक में ही रुक कर रह गई, आवाज़ गले में घुट गई। अपनी जिंदगी का सबसे आश्चर्यजनक दृश्य देख रहा था वह। ध्रुव 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 ध्रुव, बायोट्रॉन तुम जिंदा कैसे हो? असंभव, मैं तो तुमको मार दिया था, तुम बच कैसे गए? सोचो, तुमको ठीक से हत्या तक करनी नहीं आती रोबो। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा सारे अपराधियों के साथ एक साथ धोखा दिया गया। लालच करोगे तो धोखा खाओगे। पूरी दुनिया पर राज करने की लालच ने तुम लोगों को इस हालत में पहुंचाया है। पहली बार तो शायद कहीं गलती कर गया, लेकिन इस बार गलती नहीं होगी ध्रुव। तुम लेज़र किरणों से अपने अड्डे को तबाह कर लोगे रोबो, मुझे ये छू भी नहीं पाएगी। सच कहता है तू 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 बच सकता है, लेकिन अगर ये बेहोश धनंजय नहीं बच सकता। अगर तू हिला तो मैं एक लेज़र ब्लास्ट में इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। ध्रुव के पास रुकने के अलावा कोई चारा नहीं था। हाँ हाँ, रुक। दोस्तों के पीछे अपनी जान खतरे में डालना तो तेरी पुरानी आदत है ना। ये ले 2 हथकड़ियाँ, अपने एक हाथों में डाल और दूसरी अपने पैरों में। ठीक है, हाथों को पीछे कर। वाह, अब मैं तेरा नहीं बल्कि तू मेरा कैदी है। पैरों से बांध। अब अपनी मौत से बचकर दिखा लड़के। ध्रुव का शरीर तेजी से जमीन पर गिर गया और ध्रुव का उस कक्ष से शरीर बाहर निकल गया। हाँ, भाग रहा है, भाग कर कहाँ जाएगा? अब मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। मैं रोबो को धनंजय से दूर ले आया हूँ। रुक क्यों रहे हो रोबो? वार करो मुझ पर। झुंझलाए। रोबो की आंख चमक उठी, कड़ाक, और अगले ही ब्लास्ट ने ध्रुव के पैर आज़ाद हो गए। अगली ब्लास्ट ने ध्रुव के हाथों को भी आज़ाद कर दिया। कड़ाक। रोबो मुझ पर लेज़र किरणों से वार कर रहा है, और ये लेज़र किरणें प्रकाश किरणों का एक घातक रूप होती हैं, और इनको भी प्रकाश किरणों की तरह परावर्तित किया जा सकता है। इनको परावर्तित करने के लिए कोई खास कोण पे चमकती सतह पे हुई सतह करेंगे। अगर मैं इन किरणों को परावर्तित करते सही कोण में परावर्तित करूँ तो मेरा बचाव ही मेरा हमला बन जाएगा। आहा, और मेरी लेज़र किरण नहीं मेरी लेज़र आई को नष्ट कर दिया। कड़ाक। मेरा सबसे बड़ा हथियार नष्ट हो गया। या ताड़, अब तुम्हारा जबड़ा भी नष्ट होने वाला है। ध्रुव के बेरहम वारों ने तड़ाक आई रोबो को ज़मीन पर ला पटका। अरे, तुमने तो बगैर मेरी मदद के ही अपने हत्यारे को पकड़ लिया ध्रुव। लेकिन ये सब चक्कर क्या था? तुमने मुझे पूरी बात मुझे नहीं बताई। रोबो की कहानी एकदम सच्ची थी धनंजय, लेकिन इसने ध्रुव के रूप में एक दूसरे लड़के टॉनी मैल्कम को मारा था। उसकी शिनाख्त मैंने उसकी पोशाक में लगे टेलर के लेबल के जरिए की थी। उसका पता ढूंढकर मैं उसके रहने के स्थान पर गया जहाँ वह अकेला रहता था। मुझे वहाँ पर उसके हाथ की लिखी डायरी मिली। उसमें उसने सारी बातों का साफ साफ लिखा था। दरअसल वह मेरा खास प्रशंसक था, मेरे जैसा क्राइम फाइटर बनना चाहता था। उसने मेरी जैसी पोशाक सिलवा रखी थी। अखबारों में मेरे जैसे कारनामों के स्थान को पढ़कर वह अगले दिन उसी जगह पर छिप कर जाता था और मेरी तरह नकल करने की कोशिश करता था। ऐसे ही वह ग्रैंड मास्टर रोबो से टकराया। रोबो को अंधेरे में उसकी शक्ल नहीं देख पाया। उसने टॉनी मैल्कम को ध्रुव समझकर उसका खात्मा कर दिया। मुझे इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि टॉनी को किसने मारा था।
लेकिन उसके शरीर पर मेरी पोशाक से ये स्पष्ट था कि उसको मेरे किसी खास दुश्मन ने मारा है। बस फिर क्या था, मैंने अपने मरने की खबर फैला दी और तुम्हारी वैज्ञानिक शक्तियों की मदद से क्राइम कोर्ट बिठा दी। मैं जानता था कि टोनी मैल्कम का हत्यारा सही ब्यौरा सिर्फ असली हत्यारे को ही पता होगा, और वह हत्यारा ग्रैंड मास्टर रोबो निकला। सुप्रीमा की गवाही की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तुम्हारी स्कीम सच में कमाल थी ध्रुव, लेकिन अभी हमारा काम पूरा नहीं हुआ। अभी कई माफिया बॉसों और सुप्रीमा को उनके सही ठिकानों पर पहुंचाना है। तो फिर देर कैसी धनंजय, आओ चलें। और फिर राजनगर में, भारत में, दुनिया में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हुर्रे, सुपर कमांडो ध्रुव जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार कॉमिक्स सीरीज़ यहीं पे समाप्त होती है। आपको ये कॉमिक्स कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।